Good morning, everyone. We welcome you all in this grand extravaganza once again, Media Fest 24 month and 2015, and give a big round of applause to our esteemed guest, Ms. Mrinal Pandey, a veteran journalist and has been the editor-in-chief of Hindi Hindustan Daily. We welcome Mr. Shekhar Gupta, the man, the journalist who is known for the journalism of courage. Give a big round of applause once again. We welcome our CMD ma'am, Anuradha Prasad, the lady who has always been set a benchmark in the field of media industry and always been a source of inspiration to all of us. Give a big round of applause to all our esteemed guests. Thank you, Deepti. We also like to welcome Sandeep Chaudhary, who will moderate the show. सबसे पहले आप सबका शुक्रिया मंथन का हिस्सा बनने के लिए. मैं आपको बहुत तहे दिल से वेलकम करती हूँ. Thank you for being a part of this IZOMS. I would like to request our student, Ms. Radhika, to present the bouquet to Mrinal Pandey. Please. तालियां आप लोगों की रुकनी नहीं चाहिए. आपके साथ your privilege to have a esteemed guest with us in this Media Fest 24 month. मृणाल पांडे जी, इनका नाम ही काफ़ी है. जी हाँ, एक लेखक और बहुत ही कामयाब संपादक और टीवी की एक जानी मानी हस्ती. उनकी किताबों में आपको महिलाओं के बारे में बहुत खूबसूरती से किरदार मिलेंगे. जी हाँ, हिंदुस्तान की 2009 तक की संपादक रह चुकी मृणाल जी का हम तहे दिल से स्वागत करते हैं. Now I'd like to request Shraddha Tiwari to present the bouquet to Mr. Shekhar Gupta. Please put your hands together. शेखर गुप्ता, जी हाँ, बेबाक अंदाज और कलम से अपनी बेबाक राय दुनिया के सामने रखने वाले शेखर गुप्ता. जी हाँ, 1977 में इंडियन एक्सप्रेस के साथ कब रिपोर्टर के तौर पर शुरुआत की, लेकिन अब आप जानते ही होंगे वो कितने मुकाम हासिल कर चुके हैं. और हम ज़रूर बताना चाहेंगे उनका वॉक द टॉक शो, जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है. हमारे साथ में हमारी CMD मैम भी हैं, संदीप चौधरी हैं. अब मैम एंड आवर टीम गेस्ट, हमारे स्टूडेंट्स ने हमारे टीम गेस्ट के लिए कुछ शो रील्स प्रिपेयर किए. मैं चाहूँगी कि जस्ट हैव अ लुक इन द शो रील्स for the bright career and the experience of our esteemed guests. Please, the first of all, Mrinal Pandey. And how can we see? Yes, we will turn it. How will they see? How will they see? What? TV Turn करो sir. थोड़ी देर में हमारे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चिराग पासवान भी जुड़ेंगे. अभी रास्ते में हैं, वो पहुंच रहे हैं हमारे साथ में. का भी है. हिंदी अखबार के पाठक मृणाल पांडे को उनकी धारदार पत्रकारिता के लिए जानते हैं. भाषा उन्हें मां शिवानी से विरासत में मिली, जिसे उन्होंने समाज को बदलने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. हिंदी और अंग्रेजी रुकावट के लिए खेद है थोड़ा. हम आपको बता दें, आज हमारा टॉपिक है, आज का सेमिनार का टॉपिक है क्या मीडिया और युवाओं ने देश की राजनीति को बदल दिया है, जिस पे हमारा स्टूडेंट्स के साथ में एक ओपन इंटरेक्टिव सेशन होगा. बराबर दखल रखने वाली मृणाल पांडे की पहली कहानी महज 21 साल की उम्र में हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में छपी. उसके बाद मृणाल पांडे ने पीछे पत्रकारिता के कैनवास पर कुछ चेहरे ऐसे हैं जिनकी छाप हमेशा रहेगी. पुरस्कृत होने का सुख जो है वो बिल्कुल फर्क होता है. उनमें से एक नाम मृणाल पांडे का भी है. हिंदी अखबार के पाठक मृणाल पांडे को उनकी धारदार पत्रकारिता के लिए जानते हैं. भाषा उन्हें मां शिवानी से विरासत में मिली, जिसे उन्होंने समाज को बदलने के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया. हिंदी और अंग्रेजी में बराबर दखल रखने वाली मृणाल पांडे की पहली कहानी महज 21 साल की उम्र में हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग में छपी. उसके बाद मृणाल पांडे ने पीछे मुड़कर नहीं देखा. Space to women, I used to think it was all connected to sexual proclivities, but it's not that. But I think also खाली दिमाग शैतान का घर. उन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं, कहानी भी और नाटक भी. हिंदुस्तान पहली महिला एडिटर के तौर पर मृणाल पांडे ने लंबे समय तक काम किया. वो टीवी शो भी करती हैं और लगातार लिखती भी हैं. उन्हें प्रसार भारती की पहली महिला अध्यक्ष होने का गौरव भी प्राप्त है.
Sundar to play the show reel of Shekhar Gupta ji. हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है आपकी किताब एंटीसिपेटिंग इंडिया द बेस्ट ऑफ नेशनल इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयरमैन शेखर गुप्ता इंडियन मीडिया इंडस्ट्री के चंद बड़े नामों में से एक है। 57 साल के शेखर गुप्ता का प्रिंट से लेकर इलेक्ट्रॉनिक जर्नलिज्म तक बेजोड़ योगदान। 1977 में 20 साल की उम्र में आपने इंडियन एक्सप्रेस चंडीगढ़ संस्करण से पत्रकारिता की शुरुआत की। महज 3 साल बाद बड़े असाइनमेंट पर आप उत्तर पूर्व गए, जहां उग्रवाद और अशांति को कवर किया। इंडियन एक्सप्रेस के वीकली कॉलम नेशनल इंटरेस्ट में आपकी बेबाक कलम ने पत्रकारिता के नए आयाम गढ़े। द इंडियन एक्सप्रेस अखबार में 19 साल तक एडिटर इन चीफ रहकर आपने साहसिक पत्रकारिता की अद्भुत मिसालें पेश की। एनडीटीवी 24/7 पर प्रसारित होने वाला शो वॉक द टॉक का बेजोड़ इंटरव्यू देश और दुनिया के तमाम दिग्गजों के साथ चहलकदमी कर खबरों का सिरा पकड़ने का आपका बेजोड़ अंदाज हर हिंदुस्तानी के दिलो दिमाग में आज भी ताजा है। आपकी किताब एंटीसिपेटिंग इंडिया द बेस्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट में उन लिखे गए 900 स्तंभों को शामिल किया गया है। भारत में लिट्टे के ट्रेनिंग कैंप का खुलासा हो या बिहार बाढ़ घोटाले का पर्दाफाश, 9/11 की पड़ताल में अमेरिका ब्रिटेन से लेकर पाकिस्तान अफगानिस्तान तक का सफर हो या गुजरात दंगे की कवरेज और मालेगांव बम धमाके की तहकीकात, हर बार आपने सच और सिर्फ सच लिखा। बेखौफ, निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार सम्मानों से नवाजा जा चुका है। आपके अमूल्य योगदान की बदौलत भारत सरकार ने 2009 में आपको पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। Now I would like to request Ms. Radhika to present the bouquet to our CMD ma'am, Ms. Anuradha Prasad. And can we have the show reel of Ms. Anuradha Prasad? Sundar. Please put your hand together for our CMD, Ms. Anuradha Prasad. के सभी धर्मों में संभाव को पेश करता है। अनुराधा प्रसाद भारतीय टेलीविजन की दुनिया में नए सपनों और नई उम्मीदों का नाम, जिनके पास है खबरों की हर विधा को खूबसूरती से समेटने का नजरिया। सिर्फ 40,000 रुपए की पूंजी से शुरू हुआ सफर आज BAG नेटवर्क की शक्ल में बेमिसाल कामयाबियों की बुलंदियां छू रहा है। यह मुमकिन हुआ सिर्फ आपके बुलंद हौसले और नए नजरिए की बदौलत। आपकी सोच, समर्पण और सच्ची खबर दिखाने के साहस की वजह से आज हिंदुस्तानी की आवाज बना न्यूज़ 24 बॉलीवुड के अंदर की खबर से रूबरू कराता हिंदुस्तान Member of Parliament from Lok Janshakti Party करता है दर्शन 24। देश के युवाओं की धड़कन बना रेडियो धमाल, हर हिंदुस्तानी की उंगलियों पर खबर परोसने वाला डिजिटल प्लेटफॉर्म और हजारों नौजवानों को उनके सपनों की मंजिल तक पहुंचाता मीडिया इंस्टीट्यूट आइजोन। सशक्त व्यक्तित्व, टीम लीडरशिप और न्यू एरा विजन की बदौलत अनुराधा प्रसाद पिछले 22 साल से इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की आइकॉन है। टीवी व्यूअर्स के लिए रोजाना नए सपने संजोने वाली अनुराधा प्रसाद ने देश के हर बड़े टेलीविजन चैनल पर बेमिसाल कार्यक्रम और शोज के जरिए अपनी अमिट छाप छोड़ी है। हर हिंदुस्तानी की खबर दिखाने का बेबाक अंदाज, धन तो चाहिए
टीवी न्यूज में अनूठे और ऐतिहासिक प्रयोग, बड़ी से बड़ी शख्सियत से बेधड़क सवाल और समाचार से मनोरंजन तक नई सोच को पिरोने का साहस आपसे ज्यादा शायद ही किसी के पास होगा। देश और दुनिया के अनगिनत अवार्ड्स आपकी इसी काबिलियत को सलाम करते हैं। Thank you, Sundar. We would now like to welcome Chirag Paswan. जी हाँ, the young vivacious leader who is brimming with new ideas. He has got a political knack, the new age leader of LJP, who wants to bring about a change in the future. We like to give the bouquet to him, please. I already got the bouquet. Yeah. Thank you. Please, can we have a show reel on Chirag Paswan ji? चिराग पासवान को देखकर लगता है जैसे आप युवा रामविलास पासवान को देख रहे हैं। उनके पिता का अक्स उनके चेहरे में ही नहीं, उनकी राजनीति में भी दिखता है। राजनीति चिराग पासवान के खून में है। वो युवा हैं, जोश और ऊर्जा से लबरेज हैं और बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देने का मादा रखते हैं। राजनीति में हाथ आजमाने से पहले चिराग ने बॉलीवुड में एंट्री की थी। तनवीर खान की फिल्म मिले ना मिले हम के जरिए उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया, लेकिन बॉलीवुड के ग्लैमरस करियर को उन्होंने जल्दी ही अलविदा कह दिया और कूद पड़े राजनीति के मैदान में। धुरंधरों के चक्रव्यूह में कूदने से पहले चिराग ने भरपूर तैयारी की। चुनाव नतीजों को खंगाला, चुनाव में एलजेपी की हार की तह तक गए और फिर तय किया कि वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे। उनकी रणनीति रंग लाई और लोक जनशक्ति पार्टी ने शानदार प्रदर्शन किया। चिराग बेजोड़ वक्ता हैं, इतने मेहनती हैं कि उनके साथ वाले थक जाते हैं, लेकिन काम करने का उनका जुनून कम नहीं होता। अंगड़ाई लेती नई राजनीति के प्रतीक चिराग पासवान देश की नई उम्मीद हैं, हिंदुस्तान का नया सपना है और कुछ कर गुजरने की चाह रखने वाले युवाओं के रोल मॉडल हैं। Thank you so much. Now I hand over the stage to Sandeep Chaudhary, Deputy Editor News 24. आज का मुद्दा है क्या मीडिया और युवाओं ने देश की राजनीति को बदल दिया है। संदीप, over to you. थैंक यू आलोका। और मुझे लगता है कि जो ये एवी बनाई है चिराग पासवान, इसकी एक सीडी कॉपी मांगेंगे हमसे। ये काफ़ी अच्छी बनाई है और बड़ा मुस्कुरा रहे थे। मुद्दा जो है आज का, क्या मीडिया और युवाओं ने देश की राजनीति बदल दी है। और हमारे पास इससे बेहतर पैनल नहीं हो सकता है। मृणाल पांडे हैं हमारे साथ, शेखर गुप्ता हैं, अनुराधा प्रसाद हैं, चिराग पासवान हैं। शेखर, एक वो कहते हैं ना कि कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, मुगालता ना पालो। मीडिया को ये मुगालता है क्या कि हम बदल देते हैं राजनीति को, या राजनीति दरअसल हमें बदल देती है। मैं मीडिया से शुरू करता हूँ। युवाओं की, यहाँ युवाओं की भरमार है, वो बात हम करेंगे। देखिए, मीडिया हमेशा स्पेक्टेटर होता है, दर्शक होता है, या जिस आंखों देखा हाल है वो करता है। पिछले कुछ सालों में लगता है कि मीडिया को लगना शुरू हो गया है कि हम भी एक खिलाड़ी हैं। हाँ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि हमारे यहाँ बहुत कमज़ोर सरकार थी मनमोहन सिंह की, खास करके जो उनकी सेकंड टर्म थी वो बहुत कमज़ोर थी। उसमें ना प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी थी, ना फाइनेंस मिनिस्टर की अथॉरिटी थी, ना पार्टी की अथॉरिटी थी एक तरीके से, क्योंकि वो सरकार वो डायरेक्टली नहीं चला सकते थे। और इंस्टीट्यूशंस की भी अथॉरिटी बहुत कम हो गई थी। मॉरल अथॉरिटी जो सरकार की होती है, जिसको मैं कहता हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करना असंभव है क्योंकि उसका ट्रांसलेशन है नहीं उर्दू से, वो इकबाल। हाँ। सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया था। अब क्योंकि सरकार का इकबाल ख़त्म हो गया तो अब इतना बड़ा देश है, राज्य है, लोकतंत्र है, ये चलना है, तो इसमें वैक्यूम नहीं रह सकता है। तो उस वैक्यूम में जो खाली जगह है उसमें बाकी लोग घुस जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो उसमें जुडिशरी घुसी। अब जुडिशरी ये भी फैसला करती है, जैसे आज मैंने देखा सुबह अखबार में और मेरे को बड़ा हंसी आई, और मैं कुछ कहने वाला था, आउटरेजियसली कहूँगा कि मैं तो डरता नहीं हूँ, देखा जाएगा, आज तक नहीं डरे तो अब क्यों डरे,
कि वो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक जज हेड करते हैं, उन्होंने कहा है कि पंचशील पार्क साइलेंट जोन होनी चाहिए, कि पंचशील पार्क जो कॉलोनी है साउथ दिल्ली की, वो आउटर रिंग रोड के साथ साथ है, वहाँ पे ट्रक जाते हैं रात को भरे हुए तो उनकी आवाज़ बहुत आती है और लोग हॉन्किंग करते हैं, तो पुलिस इंश्योर करे कि वहाँ हॉन्किंग भी ना हो और वह ट्रक भी भरे हुए ना आए, क्योंकि ये बड़ा गलत है कि वहाँ के लोग सो नहीं पाते, उनको तकलीफ होती है। एक कोई पुराने रिटायर्ड IAS ऑफिसर ने पिटीशन किया, तो अब ये उसके साथ ही मेरी कॉलोनी है सफदरजंग डेवलपमेंट एरिया। अब क्या ऐसे हो सकता है कि मेरी कॉलोनी में ट्रक भर के आए और मेरी कॉलोनी में वो पै करें उसी सड़क पे और अगली पे ना करें, और जैसे ही पंचशील खत्म वो नेहरू प्लेस आए और फिर वो कालका जी आए फिर पै शुरू हो जाए। तो जस्ट बिकॉज कि पंचशील पार्क थोड़ा महंगा इलाका, राजदीप सरदेसाई वहाँ रहते हैं, राइट, और मैं सफदरजंग डेवलपमेंट में रहता हूँ, तो एक सुप्रीम कोर्ट के जज तो बोले, तो मैं ये कहने वाला था और कहूँगा शायद कि ये उनकी गलती नहीं है, ये उस ज़मीन की गलती है, क्योंकि वो जो सड़क है वो सीधी तुगलकाबाद जाती है, तो ये फरमान भी तुगलकी है। तो कि तुगलकी फरमान जुडिशरी से क्यों शुरू हुए? इसलिए शुरू हुए क्योंकि सरकार राजी नहीं कर, उसी में इंदिरा गांधी सपोर्ट तो एक सेंटर ऑफ पावर बने, और इनके बीच में पत्रकार से उनको बल्ले बल्ले इसलिए हो गई कि सरकार का डर कुछ नहीं था, सरकार को उनसे डर था, और जुडिशरी के साथ और NGOs के साथ उनका एक वर्चुअस अलायंस होता है, गलत नहीं होता, ठीक होता है, वो कंबाइंड उनके वो एक दूसरे के फोर्स मल्टीप्लायर होते हैं, तो मिलके काम शुरू कर दिया, सरकार खत्म हो गई, सुप्रीम कोर्ट सरकार बन गया। लेकिन उसमें बड़ी बात क्या हुई, एक तो ये हुआ कि जर्नलिस्टों ने बिना पढ़े लिखे सोचे समझे हर बात को शोर करना शुरू कर दिया, और जितना ऊंचा शोर किया उतनी TRP बढ़ी। तो उस चक्कर में एक जिसको कहते हैं कि डोंट कंफ्यूज मी विद फैक्ट्स, ऐसी पत्रकारिता शुरू हो गई कि जिसके बारे में जो मर्जी कह दो। अब जैसे कहा कि सुरेश कलमाडी, अब वो करप्ट है कि नहीं है, अब उसका केस कोर्ट में है और केस अच्छी तरह कोर्ट में, करप्ट होगा तो कल को जेल जाएगा, नहीं होगा तो छूट जाएगा। अच्छा, उसको आप कह भी दें कि वो करप्ट है, किसी ने टीवी में कह दिया क्योंकि उसके ऊपर चार्जेस हैं, लेकिन ये कहना कि सुरेश कलमाडी इज कंजेनाइटली करप्ट, अब आपको कैसे पता उसके माँ बाप दादा दादी परदादा परदादी नाना नानी सब करप्ट थे? तो इस तरह की एक खुली छुट्टी हो गई। वो एक नेगेटिव है, और मुझे लगा कि इससे फिर एक बैकलैश आएगा मीडिया के खिलाफ। वो जब स्ट्रॉन्ग सरकार होगी मीडिया उसको नहीं संभाल पाएगा, लेकिन नहीं संभाल नहीं पाता है, बल्कि मृणाल अब नहीं संभाल पा रहा है। कहाँ संभाल पा रहा है? मैं सिर्फ एक चीज ऐड करूंगा, वो इतना दिमाग चढ़ा मीडिया वालों का कि आप देखिए, और देखिए देश की जनता का भी कमाल है कि एक मीडिया की पार्टी बन गई जो दिल्ली में राज कर रही है। ये तो जर्नलिस्टों की पार्टी है, और ये एक हफ्ता पहले पार्टी ज्वाइन करने से पहले, एक हफ्ता पहले इसी पार्टी को प्रमोट कर रहे थे और इसी मूवमेंट को प्रमोट कर रहे थे। और कितने टीवी एंकर हैं जो अन्ना हजारे के मंच पे जाके फास्ट रख के आ गए, वहाँ स्पीचेस दे के आ गए। ये वो अभी भी पत्रकारिता कर रहे हैं। वो कहते हैं हम निष्पक्ष हैं, जिस स्कूल से हम अनबायस्ड हैं। नहीं, जिस स्कूल से हम अगर आप सोचे कि आप ठीक पक्ष में हैं तो आप निष्पक्ष नहीं है। आप कह सकते हो कि मैं ठीक पक्ष में हूँ, लेकिन जिस स्कूल से हम पत्रकारिता पढ़ के आए हैं, हमने कभी ऐसे किया होता तो हमारे एडिटर अपनी चप्पल उतार के हमको पीटते उससे। मृणाल, जो ये राजनीति बदलने की बात है, दरअसल राजनीति मीडिया को बदल देती है क्या? आप प्रसार भारती की सर्वे सरवा रही हैं, नई सरकार आती है, कौन बन जाता है प्रसार भारती का अध्यक्ष, ये सारी दुनिया जानती है, मैं डिटेलिंग या नाम लेने में नहीं जाऊंगा। पिछले साल तक, एक साल पहले तक मीडिया के फेवरेट विपिंग बॉय थे नरेंद्र मोदी, आज वो पोस्टर बॉय हो गए हैं। तो मीडिया राजनीति बदल रही है या राजनीति मीडिया को बदल देता है? देखिए, कुछ हद तक दोनों ही नहीं बदल रहे हैं। जो बदलता है वो इतिहास की ताकतें हैं, और कभी मीडिया निमित्त बन जाता है, कभी राजनेता निमित्त बन जाते हैं। अब प्रसार भारती का ही मसला आप ले लीजिए। प्रसार भारती, ये सभी को पता है सालों से कि ये सरकारी माध्यम है और बोर्ड है अपनी जगह पर, लेकिन जो सारे फैसले हैं वो उसका जो कानून बनाया गया है बेसिक, वो इस तरह से बनाया गया है कि सारे फैसले घूम फिर के मंत्रालय के हाथ में होते हैं। और इसलिए जो भी पार्टी की मिनिस्टर आते हैं, अब हर पार्टी चाहेगी कि एक बड़ा दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो जैसा माध्यम है वो उनका कैप्टिव रहे और उनकी वाहवाही करे, उनको शाबाशी दे। स्वायत्तता की ये तमाम बातें, स्वायत्तता इनका तो कोई मायने नहीं है, सरकारी भोंपू है, संभव ही नहीं है जी। लेकिन फिर भी
जब सरकार को ये लगता है कि कोई चीज़ ख़राब हुई है और हाय हाय बाहर होती है, तो वो कहते हैं कि हम तो प्रसार भारती को आर्म्स डिस्टेंस रखते हैं, हम तो उसको पूरी स्वायत्तता दे चुके हैं, जो गलत हुआ है उन्हीं से हुआ है, आप CEO से या बोर्ड से दरियाफ्त कीजिए, जैसा कि कॉमनवेल्थ गेम्स की घोटालों के मामले में हुआ। लेकिन जब कुछ अच्छा होता है तो फ़ौरन जो सचिव महोदय हैं और मंत्री महोदय हैं वो आकर के कहते हैं कि देखिए हम उसको शेप अप कर रहे हैं और वो जनता के अनुकूल बन रहा है। लेकिन होता ये है कि बीच बीच में राजनीति के देवता अपना हस्तक्षेप करते रहते हैं। आप चाहे नास्तिक भी हों, लेकिन राजनीति के देवता को आपको मानना होगा, क्योंकि कई बार कुछ हो रहा होता है और अचानक उसकी दिशा बदल जाती है। और जो कल तक बादशाह थे वो रंक बन जाते हैं, जो रंक थे वो बादशाह बन जाते हैं। हाँ। इसलिए मुझे लगता है कि शेखर ने ठीक कहा कि कुत्ता पाल लो पर मुगालता मत पालो। न राजनेता को, न ही मीडिया को और न ही युवाओं को इस मुगालते में रहना चाहिए कि इतने बड़े देश का भाग्य हम जब चाहें तब बदल सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसका भी असर होता है। और वो कहते हैं कि रुत आए फल होए, माली सींचे 100 घड़ा रुत आए फल होए। जब समय तैयार होता है तो उस वक्त अचानक केजरीवाल को बहुमत मिल जाता है और पूर्ण बहुमत के साथ उसकी सरकार दिल्ली में बन जाती है। जब रुत नहीं आई होती है उस वक्त मार्जिनल ढुलमुल होता है और अनेक तरह के प्रयास करने के बावजूद सरकार 49 दिन से अधिक नहीं टिक पाती है। जब रुत आती है और फल होता है उस वक्त अचानक जम्मू कश्मीर में इतनी सीटें भाजपा को मिल जाती हैं कि वो सरकार बनाने के सपने देखे। लेकिन फिर उसी वक्त बर्फ़ पड़ने लगती है, मार्च के महीने में नदियाँ फट जाती हैं और रुत बदलने के साथ फलों के फूल झड़ने लगते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि इतिहास को अगर आप तटस्थ भाव से देखिए, और हमारी उम्र तक पहुंचने के बाद ये कि बड़ा अच्छा शुगल रहता है किनारे पे बैठ के लहरें गिनना तो ये दिखाई देता है कि थोड़ा थोड़ा सब बदलते हैं, लेकिन कारक तत्व होता है कि किस घड़ी में, इतिहास की किस घड़ी में ये सारी जो डायनामिक्स हैं ये एक बिंदु पर आ जाती हैं। तो इसलिए बदलाव किसी बनिए की, मेरे बनिए मित्र क्षमा करें, बनिए की किताब की तरह बनियों का राज है अभियान से बनियों की किताब की और तरह ब्राह्मणों का बुरा हाल है, बनियों का राज है, ब्राह्मणों का बुरा हाल। बदलाव न तो जुनून होता है, न आधी रात के समय बनिए के लिखा जाने वाला कोई फॉर्मूला होता है। बदलाव होता है और उसको फिर बाद में हमको एनालाइज करना चाहिए। लेकिन अपना अपना धंधा तब तक आप ईमानदारी से करते रहिए और देखिए कि कब आप निमित्त बन जाते हैं। चिराग, क्या राजनीति इसमें एक बात मैं कह दूं, आपके घर में कितनों के घर में कुत्ता या बिल्ली है पाला हुआ? तो उसको आप, हमारे घर में भी हम कुत्ता बिल्ली प्यार करने वाले, तो बता रहा हूं जब कुत्ता या बिल्ली पालते हैं तो आप उसके पालतू बन जाते हैं, वो आपका पालतू नहीं होता है। चिराग, राजनीति बदलती भी है क्या? मीडिया का कोई डर, कोई अंकुश होता है? देखिए, डर या अंकुश वाली बात नहीं है, बट हाँ, मीडिया आपको सचेत रखती है। हम लोगों ने लगातार इस बात को कहा है और माना है कि लोकतंत्र का हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया। जनता तक जानकारी आपको मीडिया के माध्यम से मिलती है। अगर हम भी अपनी बातों को रखना चाहें, आज अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है तो आप ही ने मुझे दिया है अपनी बातों को यहाँ पे रखने का। अब ये डिपेंड हम पे करता है। और संदीप जी, मैं इस बात को बहुत ऑनेस्टली बोलूँगा, मैं बिल्कुल भी नकारात्मक बहस में नहीं जाना चाहता, क्रिटिसाइज़ करने के मोड में नहीं जाना चाहता। युवा हूँ, बहुत पॉजिटिवली ज़िंदगी को देखता हूँ। अगर कोई बुरे पल भी आते हैं तो उसको भी बहुत पॉजिटिवली जीने की कोशिश करता हूँ और यही मैं चाहूँगा। देखिए, अच्छे बुरी चीज़ें हर क्षेत्र में होती हैं। आप राजनीति का भी जिक्र करें लगातार, और हम लोग तो इसके भुक्तभोगी रहे, लगातार राजनीति को क्रिटिसाइज़ किया गया है, बट हकीकत ये है। और आज मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात को ही बोलूँगा कि हम लोग जिस सरकार के खिलाफ आज खड़े हैं, कांग्रेस को हम लोग मंच पे खड़ा होकर हम लोग कोसते रहे सब कुछ, बट हर चीज़ में सिर्फ आप बुराई देखेंगे तो आपको बुराई दिखेगी। अगर आप उसका एक अच्छा पक्ष भी देखेंगे
मुझे कुछ दिन पहले, और मैं इस बात को कोट करने में मुझे कोई एतराज़ नहीं है, कुछ दिन पहले मैं एक भाषण सुन रहा था, एक कांग्रेसी थे, उनका एक भाषण मैं सुन रहा था, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो हम लोग कहते हैं कि विरासत में आपने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ये किया, वो किया, बट कांग्रेस 67 सालों से अगर भारत को यहाँ से लेकर यहाँ तक आई है तो कुछ तो योगदान रहा होगा, बट वही योगदान अब यहाँ से अब हम हमारी एनडीए की सरकार उसको कैसे आगे लेके जाती है ये हम पर निर्धारित होता है। तो जो पॉजिटिव है उसी तरीके से मीडिया की एक बहुत पॉजिटिव भूमिका रही है। ये हम लोगों को मानना होगा कि हाल फिलहाल के दिनों में अगर एक डर, एक खौफ आया है लोगों के मन में कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो शायद इस चीज़ का मैसेज गलत जाएगा, संदेश गलत जाएगा, वो संदेश देने वाला कौन है? वो मीडिया का ही चैनल है। तो अगर हम अपनी जिम्मेदारियों को ढंग से समझें, और इसमें मैं हर किसी को जोड़ता हूँ, आज मैं एक नेता की हैसियत से यहाँ पर बैठा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट बन के बैठा हूँ, तो इसमें नेताओं की भी भूमिका उतनी ही है, इसमें न्यूज़ चैनल्स की भूमिका भी उतनी है, हमारे पत्रकार साथियों की भूमिका उतनी है कि आप ईमानदारी से जो सत्य है बिना किसी से प्रभावित हुए। और ये मैं देखता हूँ आजकल जब मैं इंटरव्यूज़ भी देता हूँ, कहीं मैं जाता हूँ तो बहुत निडर तरीके से सवाल आते हैं। मैं अनुराधा जी के ही शो में था एक दो बार, तो आमने सामने में इन्होंने कुछ बहुत ही तीखे सवाल मुझसे किए थे। अच्छा लगता है जब सवाल ऑनेस्ट आते हैं, भले वो कितने चुभे, बट आप कह रहे हैं ना चिराग, ये बात जिस सरकार के आप हिस्सा हैं वो सरकार तो आजकल इंटरव्यू देने से कतराने लगी है। बड़े लोग कहाँ आते हैं, वो जनता बाइट मिलती है, अलग से कोई साक्षात्कार नहीं मिलता है। पर आप छोड़ते कहाँ हैं, पर आप छोड़ते कहाँ हैं? देखिए जैसा मैंने कहा, हकीकत है वो छुप नहीं सकती। हाँ, किसी ना किसी माध्यम से सामने आएगी। आप उसको इंटरव्यू के माध्यम से ले लें, उनकी हरकतों के माध्यम से ले लें, या आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, ट्वीट पे बहुत सारी बातें हो जाती हैं, फेसबुक पे बहुत चीज़ें, ब्लॉग्स लिख दिए जाते हैं, तो विभिन्न प्रकार के माध्यम इंट्रोड्यूस हो गए, अपनी बातों को रखने के और प्लेटफॉर्म्स मिल गए, बट जो हकीकत है वो छुपेगी नहीं। कुछ मुझे ऐसा सेंस भी लगता है, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग चिराग, कि सरकार में और ख़ास नरेंद्र मोदी जो सरकार के मुखिया हैं, उनको ऐसा लगता है कि मीडिया ने मेरे पीछे पड़ा रहा, मीडिया 12-13 साल, तब भी मेरा कुछ नहीं कर पाया, अब मैं सत्ता में हूँ, मैं मीडिया से मुखातिब नहीं होऊंगा, मुझे मीडिया की ज़रूरत नहीं, मीडिया को मेरी ज़रूरत है। दरअसल खेल पलट गया है, या वो पलटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए किसी व्यक्ति विशेष के बिहाफ पे मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, बट हाँ हर एक की एक अपनी अपनी सोच होती है, और मैं इस बात को समझ सकता हूँ। आप बहुत savvy politician हो गए हैं। I'll take that as a compliment in that case. देखिए एक कांड हुआ गुजरात में, और इस बात को मैंने भी बहुत बार दोहराया, जो हुआ बहुत बुरा हुआ। गिवन अ चॉइस वो कभी नहीं होना चाहिए था। गिवन अ चॉइस अगर उन चीज़ों को आज हम बदल सकते तो गोधरा में जो हुआ मैं उसे बदलना चाहता था, पर हकीकत ये भी है कि उस बात को बीते एक युग हो गया, 12-13 साल बीत गए हैं। अगर आप डेवलपमेंट की बात करते हैं, इंडिया जैसी कंट्री जिसको डेवलपमेंट की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, हमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है, हमारे युवा साथी यहाँ पर बैठे हैं, और मैं इनके बिहाफ पे कहीं ना कहीं मैं कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूँ, मैं भी युवा हूँ, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं शायद थोड़ा सा बड़ा होऊंगा, बट ज़्यादा उम्र का डिफरेंस नहीं होगा हम लोगों के बीच में, बट आज की तारीख में हम लोगों को जात पात धर्म मज़हब के आधार पर हुए कांड या हुई घटनाओं से हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें आज अपना वर्तमान देखना है, हमें आने वाला अपना भविष्य सुरक्षित करना है। हम अगर अपने आप को एक एरा में बांध के रखेंगे, एक युग पहले क्या हुआ, सिर्फ उन्हीं बातों को दोहराते रहेंगे, इतिहास में बहुत सी ऐसी गलतियां हुई हैं, बहुत सी ऐसी गलतियां हुई हैं, बट अगर हम उन गलतियों को पकड़ के बैठ जाएं, मुगल काल से अगर आप चलें और अभी वर्तमान काल तक आप देखें, इस बीच में इमरजेंसी भी लगी, इस बीच में भागलपुर के दंगे भी हुए, गोधरा भी उनमें से एक है, तमाम तरीके की गलतियां हुई जो इतिहास में, पर आप उसमें बांध के नहीं रख सकते। तो उसके लिए अगर आप किसी एक व्यक्ति को इतने समय तक क्रिटिसाइज करते हैं, उसको सिर्फ उस एक बात के लिए लगातार, उसके अलावा जो उसने अच्छी चीजें की हैं उसको अगर आप नहीं दिखाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक दुख तो होता ही है व्यक्ति के जीवन में, और उसका असर, उसका खामियाजा थोड़ा हमें भुगतना पड़ता है। उसका असर वो भुगत भी रहे हैं अभी। हाँ अनुराधा, एक चीज बताइए, जो पॉइंट शेखर कह रहे थे कि देखिए जब व्यवस्था चरमराने लगती है, थोड़ी कमज़ोर होती है, तो और संस्थाएं, इन्होंने जुडिशरी का जिक्र किया, मीडिया का भी थोड़ा बलवान हो जाता है। मैं मीडिया ने राजनीति बदली या राजनीति मीडिया को बदल रहा है, उसी पॉइंट को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ। इमरजेंसी का युग था,
लोग कहने लगे कि मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड, इट स्टार्टेड क्रॉलिंग। ये सरकार कितनी कमज़ोर या मजबूत है उस पर डिपेंड करता है कि मीडिया कितना निष्पक्ष होता है, कितना मजबूत होता है, कितना बेबाक होता है, या वो भी इंस्टीट्यूशनलाइज हो जाता है, जैसे सरकार कहेगी वैसे काम करने लगता है। देखिए, ये तो एक्चुअली मैं उस समय तो छोटी थी, लेकिन इस बात का एहसास था मुझे जब आपने इमरजेंसी की बात की कि व्हेन मीडिया वाज आस्क्ड टू बेंड इट स्टार्टेड क्रॉलिंग, व्हिच इज़ ट्रू, बिकॉज देवर people, there were maybe stalwarts were there, and I don't know because of what they started crawling, but they did. संदीप, बात ये है, जब सबसे पहले तो आपने बात की कि जब आपने नरेंद्र मोदी जी की बात की, मुझे लगता है स्टूडेंट्स के लिए ये इम्पोर्टेंट होगा कि जब कोई सुपरस्टार होता है ना तो मीडिया से बात नहीं करता है। अमिताभ बच्चन को देख लीजिए आप, अमिताभ बच्चन जब तक सुपरस्टार थे उनका मीडिया से लगातार झगड़ा चलता रहा। जब वो अपने 60 के बाद वाले दशा में आए हैं उसके बाद उन्होंने मीडिया से बातचीत करना शुरू किया, और अब तो ये माहौल हो गया है कि उनके यहाँ से इनविटेशंस आते हैं कि उनका कोई शो लॉन्च हो रहा है तो आप आइए और बात कीजिए, तो इस तरीके का भी हो गया है। तो आज की डेट में शायद नरेंद्र मोदी जी अभी सुपरस्टार हैं या उस वाली हैसियत में हैं, तो शायद उन्हें मीडिया से बात करना या उनसे मीडिया से एक डायलॉग करना नहीं पसंद आ रहा होगा। लेकिन वैसे ज़्यादा वक्त नहीं लगता है राजनीति में, और कब आप शिखर पे हैं और कब वो साइकिल होती है और वो कब नीचे आ जाएगी। लेकिन आपने जो बात की कि मीडिया या राजनीति की क्या इम्पोर्टेंट है, क्या दोनों एक दूसरे को पुश कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो शेखर ने बात की उसी बात को आगे बढ़ाना चाहिए कि जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, जब आपके वो इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं, और वो वीक सिर्फ इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो उस तरीके के डिसीजंस नहीं ले पा रहे, उसके साथ साथ जो पैरेलल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे अगर पॉलिटिकल सिस्टम वीक हुआ था तो जुडिशरी में भी ऐसे लोग थे जो कि जिनका वर्ल्ड व्यू बहुत ही, जिसे कह सकते हैं, एक संकुचित वर्ल्ड व्यू था। उनकी सोच जो थी वो बहुत ही संकुचित थी। ऐसे तमाम डिसीजंस आए जो कि उन्होंने इस डर से ले लिया क्योंकि वो मीडिया में चल रहा था, इसलिए नहीं लिया कि ये डिसीजन सही है। न्याय की प्रक्रिया को उन्होंने मीडिया से इम्प्रेस्ड होकर लिया, और इस बात को इतिहास, जैसे मृणाल जी कह रही थी, इस बात को इतिहास हमेशा याद रखेगा। आज शायद वो इम्पोर्टेंट नहीं हो, लेकिन आज से 5 साल 10 साल बाद ये बात आएगी कि उस समय के जो जुडिशियल डिसीजंस हुए थे वो मीडिया से प्रभावित थे। और मीडिया जो है उसमें ये जो बाइट कल्चर आया ना, ये बाइट कल्चर जो आप लोग भी सीख रहे हैं, और इसलिए आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं यहाँ पर जब बोल रही हूँ तो मैं एक थोड़ा सा गुरुजन वाला भी रोल कर रही हूँ कि आप लोग बाइट कल्चर के साथ साथ कुछ और भी सोचिएगा। ये नहीं कि इसने बोला तू तो दूसरे ने बोल दिया मैं, ये नहीं, ये इस कल्चर से आपको निकलना पड़ेगा। टीआरपी की रेस ज़रूरी है, लेकिन वो भी अब थोड़ा ठहराव उसमें आएगा। और अगर आपको एक अच्छा मीडिया पर्सन बनना है तो आपको अपने आप को और ज़्यादा ये बाइट कल्चर से आगे निकालना पड़ेगा। शेखर गुप्ता या मृणाल जी यहाँ इसलिए नहीं पहुँचे कि सिर्फ उन्होंने बाइट कल्चर पे किया। शेखर गुप्ता ने जिस तरीके की स्टोरीज की हैं वो हम सबको पता है। सिस्टम के खिलाफ जाके, सिस्टम, आज ये सही बात है कि जिनके खिलाफ उन्होंने, शेखर, कैन आई टेक द लिबर्टी of using your coup story? Sure. Although it's not the coup story, but you can say Yeah. that. आज से 2 साल पहले जी, इंडियन एक्सप्रेस में 2 साल हो गए, हाँ। 3 साल पहले 2013 की बात 2013 के दिसंबर की बात है। एक स्टोरी आई कि इंडियन एक्सप्रेस में कि कू के लिए क्या कू होने वाला था, क्या कुछ इस तरीके की स्टोरी आई कि क्या जनरल वीके सिंह, जो आज की डेट में इस सरकार में मंत्री हैं, आंकड़ों के मंत्री हैं, हाँ ये सही है कि आंकड़ों के मंत्री हैं,
पर मंत्री हैं। मंत्री हैं तो क्या उन्होंने कुछ ऐसा जिसे कहते हैं ताना बाना बुना था, या उनकी सेना ने ऐसा ताना बाना बुना था कि कुछ सेना के लोग दिल्ली की तरफ कूच करने वाले थे, और पाकिस्तान की हैसियत, पाकिस्तान में जिस तरीके से होता रहता है कि अगर सरकारें वीक होती हैं तो सेना आके कू कर जाती है, इस तरीके की बात इन्होंने लिखी थी। मुझे उस बात को लेकर के कुछ लोगों ने उसको गलत ठहराया, कुछ ने सही ठहराया, ये तो आंकड़े बताएंगे। वैसे वो आंकड़ों के मंत्री हैं, पता नहीं बता पाएंगे कि नहीं, कि उस वक्त में दिल्ली के आसपास किस जिसे कहते हैं कमांड के लोग थे, वो ये इतिहास बताएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तो रिकॉर्ड हुआ होगा। लेकिन इसको कोई नहीं डिनाई कर सकता कि उस वक्त दिल्ली के आसपास राजपूताना राइफल्स के ही सारे लोग थे। जितने लोग पोस्टेड थे वो सब के सब दिल्ली के आसपास राजपूताना राइफल्स के थे, और उनके लीडर थे जनरल वीके सिंह। अब जनरल वीके सिंह उसके बाद उन्होंने अपना वो राजनीति में गए, उन्होंने अपना कद बढ़ाया, और अब वो आज की डेट में नेता हैं। मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन मैं क्वेश्चन जरूर करूंगी, और ये मेरा हक है। मैंने इस खबर को इसलिए आपको इसका रेफरेंस पॉइंट दिया कि अपनी बात को अपने तरीके से रखना मीडिया शायद भूलती जा रही है। कुछ एडिटर्स ये कहते हैं कि हमारा अपना व्यू पॉइंट होगा, आपका अपना व्यू पॉइंट आपके अपने लिए होगा, लेकिन 5 करोड़ दर्शक के लिए नहीं हो सकता है कि आप अपना 5 करोड़ दर्शक के ऊपर अपना व्यू पॉइंट डाल दें, या वो जो रीडर है आपके अखबार का उसके लिए नहीं हो सकता। वहां आपको निष्पक्षता लानी पड़ेगी, और चाहे वो पॉलिटिक्स इंपैक्ट करे या ना करे, लेकिन एक एज अ प्रोफेशनल एडिटर, एज अ प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, आपको वो उस चीज को, उसके सैंक्टिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। और ये सही है कि टीआरपी के लिए हम सब ने इस बार आम आदमी पार्टी को सपोर्ट किया है, खास करके इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वास्तु स्थिति है वो है, लेकिन उसको ये कोई नहीं कह सकता कि उसको आप डिबंक नहीं कर सकते। आपने जो बात कही है अनुराधा, और जो ये स्टोरी जो शेखर ने, क्योंकि ये एडिटर इन चीफ थे, नॉर्मली बाई लाइन नहीं आती थी। शेखर, क्या भारत में आपकी स्टोरी से मैं टेक ऑफ करते हुए पूछना चाहूँगा, आपने स्टोरी की, एक माहौल ऐसा भी क्रिएट करने की कोशिश की गई कि शेखर गुप्ता तो एंटी नेशनल है, ये क्या स्टोरी बना दी। अभी निर्भया को लेकर इंडियाज़ डॉटर जो डॉक्यूमेंट्री थी, उसको लेकर भी ऐसा माहौल बन रहा है कि अरे भाई, उसको दिखाने की जो बात करेगा वो देश के हित में बात नहीं कर रहा है। आपका अपना एक्सपीरियंस जब ये स्टोरी आपने चलाई, और जिसका जिक्र कर रही थी कि सारे तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो एक पर्टिकुलर कंपनी से आ रहे थे, एक पर्टिकुलर कोर से आ रहे थे। अजय शुक्ला ने भी अलग एक आर्टिकल में वो बाकायदा उसका ब्यौरा दिया हुआ है। उस स्टोरी के बावजूद वही शख्स केंद्रीय मंत्री भी बन जाता है। ये खेल क्या होता है मीडिया और राजनीति, और ये नेशनलिज्म, एंटी नेशनलिज्म का जो ढोल पीटना शुरू कर दिया है बहुत से लोगों ने। ये पहले नहीं होता था, अब बहुत ज़्यादा होने लगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत बहुत बड़ा देश है और बहुत सशक्त देश है। अगर भगवान ना करे ये ना भी होता इतना सशक्त, फिर भी मैं कहूँगा कि दुनिया में कोई देश, कोई समाज, कोई परिवार, कोई इंस्टीट्यूशन ऐसा नहीं है जिसको सच्चाई से नुकसान हो। सच्चाई उस समय कड़वी लग सकती है, लेकिन अल्टीमेटली सच्चाई फेस करने से फ़ायदा ही होता है। मैं अभी साउथ अफ्रीका में कुछ दिन होके आया हूँ। मैं वहाँ नेल्सन मंडेला के याद में उन्होंने बनाया है म्यूजियम ऑफ अपार्थाइड। तो उसमें जब आपको टिकट मिलता है तो कंप्यूटर अपने आप फैसला करता है कि आप एज ए वाइट एंटर करते हैं या एज ए ब्लैक एंटर करते हैं। तो आपको अपार्थाइड रंग भेद के टाइम में ले जाते हैं, तो एज ए वाइट आपको पता है काले एक तरफ है, आप ऐसे काले जा रहे हैं तो आपको पता है कि सफ़ेद एक तरफ है। तो वो आपको बार बार याद दिलाते हैं, और सारी वो तस्वीरें, सारी बातें बताई गई हैं ताकि आगे से कोई ऐसा ना करे। हाँ। आप देखें कि अगर 2 साल पहले मैं गया जर्मनी में, उनके जो बड़े बड़े कंसंट्रेशन कैंप्स थे जहाँ पे जूस को मारा गया, डाकाऊ जो इतना बड़ा कैंप था, सबसे बड़ा, वो म्यूनिक के पास है। आप म्यूनिक जाएं तो वो सिर्फ 15 मिनट की ट्रेन राइड है। आप जाके देखें, उसका उन्होंने इंटरनेशनल मेमोरियल बना दिया है। जैसे वहाँ पे गैस चेम्बर्स थे, जैसे वहाँ पे बॉडी जलाने की जगह थी,
वो पहले की यूनिफॉर्म रखी हैं, पहले के बिस्तर रखे हैं, पहले की फ़ोटोज़ रखी हैं, और वहाँ वो बसें भर भर के स्कूल के बच्चों को लेके जाते हैं, ये बताने के लिए हम ऐसे भी थे, आगे से मत हो जाना कभी, कहीं दोबारा करना। तो जब मैंने ये देखा साउथ अफ्रीका में, तो मैंने कहा कब हमारे देश में कब ऐसी हिम्मत आएगी कि हम एक म्यूजियम ऑफ अनटचेबिलिटी बना दें। क्योंकि अगर जब मैंने ये कहा, मैंने ट्विटर पे कहा, तो मुझे बहुत गाली पड़ी, हाँ कि जी ये बनाओ वो बनाओ, ये अनटचेबिलिटी कास्ट सिस्टम हमारे देश की एक रियलिटी है, वो थी, अभी भी है, और अगर हम उसको आंखों में आंखें डाल के नहीं देखेंगे तो वो नहीं जाएगी। ऐसे मैं कहता हूँ कि 1984 के ऊपर झगड़ा करते हैं कि साहब कि ये सिख लोग चाहते हैं कि अमृतसर में मेमोरियल बना दें 1984 के विक्टिम्स का, राइट के विक्टिम्स का। अरे अमृतसर में क्यों बनाएं, गुरुद्वारे में क्यों बनाएं, अब दिल्ली में क्यों नहीं बनाते? अगर अमेरिका वियतनाम वॉर जो हार के आ गई उसका मेमोरियल बना सकती है, तो जो देश बड़े होते हैं और जो देश सशक्त होते हैं उनको अपने को आईने में देखने की क्षमता रखनी चाहिए, और वही निर्भया फिल्म है। आप आईने में देखें, जो आप आईने में देखते हैं आपको अच्छा नहीं लगता तो अपने को ठीक करें। अगर आप ढीठ है कि भाड़ में जाओ तो भाड़ में जाओ, क्या नहीं, पर यहाँ पर तो आईना जब दिखाने लगते हैं, आप दिखाने लगे, यहाँ पलटकर वार होने लगते हैं, फिर वो निजी लड़ाई हो जाती है। देखिए वो पर उससे इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं नहीं मानता कि इस देश में कोई भी एंटी नेशनल है। अब तो ये कहना कि मुफ्ती मोहम्मद सईद एंटी नेशनल है, वो इंसान भारत का गृह मंत्री रहा है। लोग कहते थे कि जॉर्ज फर्नांडिस एंटी नेशनल है जब उसको कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बनाया, जगमोहन गवर्नर थे। हालांकि जॉर्ज फर्नांडिस से मेरी बहुत बहस और बहुत झगड़ा रहा है, लेकिन मैंने कहा कि वो एंटी इंडियन नहीं है, वो प्रो इंडियन है, लेकिन उसका वो आइडिया है कि इंडिया के लिए वो अच्छा है। तो इसमें हमें नहीं, यही मीडिया देखिए, शेखर, क्योंकि आप ये जानते हैं, आप नॉर्थ ईस्ट में भी 3-4 साल आपने रिपोर्टिंग की है, हम भी बहुत इजीली कंक्लूजन पर आ जाते हैं क्या? अब मसरत आलम की बात है कि अलगाववाद आतंकवाद के फर्क को हम बताने को तैयार नहीं है, सब आतंकी हैं, सब पाकिस्तान परस्त हैं। कितने अखबारों में कार्टून आए हैं कि मसरत आलम का वो दाढ़ी के साथ स्टीरियोटाइप बना के वो AK-47, उसने कभी AK-47 नहीं उठाई है। लेकिन वो कहने के बावजूद मैं अब ये कहता हूँ कि जब आपके पास तथ्य नहीं होते तब आप कहते, आप लेबल लगाते हैं कि आप कम्युनिस्ट हैं, आप जनसंघी हैं, आप कास्टिस्ट हैं, और सबसे इजी है कि आप एंटी नेशनल हैं, क्योंकि एंटी नेशनल तो कोई, हम सब हनुमान जी तो है नहीं कि अपनी छाती खोल के दिखाएं कि हम देश को प्यार करते हैं, हम तो इंसान हैं। नहीं, ये रेटरिक सरकार से शुरू होती है क्या, और मीडिया फिर उसको फॉलो करने लगता है? सरकार निर्भया की बात, मतलब सरकार जितनी मर्जी करे, इट इज कंप्लीट लैक ऑफ कॉमन सेंस ऑन द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सरकार मीडिया में हर जगह वायरल हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्री, हम कह रहे हैं हम बैन कर रहे हैं। सब सरकार जो मर्जी करे, किसी को फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जबकि मीडिया ये शुरू करता है। जो हमने वो स्टोरी की, वो कू स्टोरी नहीं थी। वो स्टोरी क्या थी कि आर्मी की कुछ यूनिट दिल्ली की तरफ आ रही थी, हमें नहीं पता क्यों, अनयूजुअल मूवमेंट थी। हमने स्टोरी में ये भी नहीं कहा कि दिल्ली के आसपास एक रेजिमेंट के लोग थे, वो गवर्नमेंट में लोग कह रहे थे, पर मैं इसीलिए अजय शुक्ला को कोट किया, हमने नहीं कहा क्योंकि उससे इंसिनुएशन होता है। हमने सिर्फ ये कहा कि आर्मी की दो यूनिट्स आ रही थी, उससे वो सरकार इतनी घबरा गई भारत में कि रात को 10:30 बजे प्रधानमंत्री के घर में कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की इनफॉर्मल मीटिंग हुई, जिसमें कि इंटेलिजेंस चीफ, डिफेंस सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी सबको बुलाया गया, और उसके बाद डिफेंस सेक्रेटरी को वापस भेजा गया। 11:30 बजे उसने अपना ऑफिस खोला और डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस को बुला के बोला, चीफ को नहीं बोला कि टुकड़ियों को वापस भेजो। उसमें अब कोई तथ्य कंफर्म करने की बात नहीं है, क्योंकि वो जो डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस थे जनरल चौधरी, वो रिटायर होने के बाद उन्होंने सारे चैनल्स को, आपकी चैनल को भी इंटरव्यूज दिए हैं कि एग्जैक्टली ये हुआ था। उन्होंने कहा था हम कू नहीं कर रहे थे, ये उनका कहना है कि रूटीन मूवमेंट थी, पर सरकार डर गई थी, सरकार ने मुझे बुलाया। नहीं, बहुतेरे आपके बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं आर्मी में, मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं जो वो बहुत ध्यान से किया था, और अब वो अनयूजुअल थी एक्सरसाइज। पर अब ये देखें, नहीं, सबसे बड़ी अनयूजुअल बात थी गवर्नमेंट का घबरा जाना, और इसलिए वो बड़ी स्टोरी थी। अब आपने पूछा मैंने नाम क्यों लिखा, 19 साल में मैंने एक ही न्यूज स्टोरी में अपना नाम लिखा जी। उसके 2 कारण थे। एक तो ये था कि वो स्टोरी फाइनली मैंने कंफर्म की थी रिपोर्टर्स के लिए, और ये पहली बार मैंने कोई स्टोरी कंफर्म नहीं की थी रिपोर्टर्स के लिए। हमारे को इतने ज़्यादा पैसे मिलते हैं, इतना ओहदा मिलता है, कुर्सी मिलती है, प्रिंट लाइन में नाम मिलता है, इसीलिए मिलता है कि हम रिपोर्टर्स को स्टोरीज दें। लेकिन क्योंकि ये बहुत ख़तरनाक स्टोरी थी, तो मैंने कहा ये मैं कंफर्म करके दे रहा हूँ, कल को खुदा ना खास्ता गलत हो गई, यू वर लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट, गलत हो गई तो मैं गर्दन शेखर गुप्ता गर्दन मेरी। और दूसरा कारण ये था कि मैंने कहा, हालांकि मुझे पता था स्टोरी बिल्कुल ही ठीक है, कि अगर ये मेरे रिपोर्टर्स के हाथ में गई, उनके नाम से गई, सो दे विल बी डीप फ्राइड,
उनको मार देंगे ये लोग, क्योंकि पता था इसमें बहुत गाली पड़ेगी। मैंने उनको बोला था कि इसमें बड़ी कोलाबरी होने वाली है। वो गाना था ना, वाई दिस कोलाबरी कोलाबरी, इसमें बड़ी कोलाबरी होने वाली है। तो मैंने कहा कम से कम अगर मैं अपना नाम डालूंगा तो आई एम ए बिग फिश, मुझे फ्राई करने के लिए कढ़ाई भी बहुत बड़ी चाहिए, और मेरी खाल भी बहुत मोटी है, वेरी थिक स्किन। पर जितनी गाली पड़ी मीडिया से, वो मैं सच कहता हूँ कि मैंने नहीं सोचा था, और वही मेरे से एक गलती हुई, और वो मैंने एक सबक सीखा है कि आज के मीडिया में अगर ऐसी स्टोरी ब्रेक करनी हो तो पहली शाम को जाके जो मीडिया के लीडर्स हैं उनसे मिलिए और उनको मीडिया के लीडर्स बहुत खतरनाक फ्रेज इस्तेमाल कर रहे हैं आप, मीडिया के लीडर्स। नहीं, एडिटर्स को मिलके उनको सेंसिटाइज करना होता है। नहीं, लीडर्स हो गए हैं, ये असलियत आप बयां कर रहे हैं, क्योंकि उस सुबह युवाओं को पता होना चाहिए। इनफैक्ट वो मीडिया का जो रिस्पांस था उस स्टोरी पे, वो आप लोग को स्टडी करना चाहिए कि सुबह 7 बजे अखबार आया, 7:30 बजे कम से कम इंडिया के जो आदि वॉर मॉन्गर चैनल्स हैं, जिनके एंकर्स को मैं कहता हूँ राइफल दे के लाइन ऑफ कंट्रोल पे भेज दो, एक खा के गिर जाएंगे। स्टूडियो में चिल्लाना बड़ा आसान होता है, एक ना एक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, सरहद पे जाके खड़े होना, अच्छे अच्छों को नानी याद आ जाएगी, या इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, या शाम को शोर की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, एक खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने सुबह 7 बजे ही शुरू कर दिया कि गलत है। अरे कोई पूछ तो लो मेरे से। हाँ, अरे भाई पूछो तो। वो शाम को लोगों ने फिर अचानक 2-4 लोगों ने पूछा, लेकिन उनमें भी मैं सच कहूंगा कि कुछ हिंदी चैनल्स ने पूछा, CNN IBN ने पूछा और NDTV ने पूछा, जो हमारी वॉरियर चैनल्स हैं, खास करके टाइम्स नाउ, और एक चैनल जिससे इन ए वे मैं भी एसोसिएटेड हूँ, हेडलाइंस टुडे, आज तक, उन्होंने पूछा ही नहीं। और बाद में मैंने उनसे पूछा आपने मेरे से क्यों नहीं पूछा? साहब हमने तो सबने कहा कि आप तो ये कहते हैं कि हम तो बीजेपी के चैनल, आप उस पर आएंगे ही नहीं। तो मैंने कहा देखो मैं किस चैनल पे आता हूँ या नहीं जाता हूँ, ये ऑन रिकॉर्ड है, आप दिखाएंगे? सब ऑन रिकॉर्ड है, सब ऑन ये हम चलाएंगे। तो एक पर्टिकुलर चैनल है आपके पड़ोस में, तो मैंने कहा कि मैं जब उस चैनल पे अपीयर हो गया तो मैं बीजेपी की कौन सी चैनल पे अपीयर होने से मना कर सकता हूँ? तो अगर आपको सच नहीं चाहिए था तो वैसे ही कह दो। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि वो उस स्टोरी में मीडिया फेल हुआ, क्योंकि that story showed कि media was a case of don't confuse me with facts. I have made up my mind. और जब ऐसे होता है तो जो पेट्रियोटिज्म है, देशभक्ति है, ये सबसे बड़ा नशा है, क्योंकि उससे कोई लड़ नहीं सकता। जो मेरा सबसे बड़ा झगड़ा आम आदमी पार्टी से और उससे पहले अन्ना हजारे से है, वो यही है कि आप अपने इलेक्शन में भारत माता की जय, वंदे मातरम, तिरंगा झंडा इस्तेमाल नहीं कर सकते पॉलिटिक्स में। दुनिया भर में डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में कोई देश का झंडा या सिंबल इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि तिरंगा झंडा मेरा भी इतना ही है जितना आपका है, और मेरे को उतना ही हक है आपसे डिसएग्री करने का। लेकिन आप तिरंगा झंडा लेके आएंगे तो मुझे आपके साथ जय हिंद ही करना पड़ेगा या वंदे मातरम ही करना पड़ेगा। तो ये फैशिज्म है एक तरह कि आप अपनी पॉलिटिक्स को नेशनलिज्म में रैप कर लें, और ये भारत में बड़ी गलत एक टेंडेंसी आई है, क्योंकि पॉलिटिक्स जो डेमोक्रेसी में होती है वो डिवाइसिव होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन होनी चाहिए, पॉलिटिक्स में डिसएग्रीमेंट होनी चाहिए। हम झंडे पे सब एग्री करते हैं, भारत माता पे सब एग्री करते हैं, जय हिंद पे सब एग्री करते हैं, गांधी जी पे सब एग्री करते हैं, तो मार्कंडे का अर्जुन नहीं करते। तो राजनीति कौन करेगा? राजनीति फिर आप अगर शक्ल देख के करेंगे तो फिर चिराग पासवान को प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। चिराग, जो बात शेखर कह रहे थे, ये सच है क्या? आपके मन में भी ये होता है कि अच्छा भाई ये फलाना चैनल है, ये तो बीजेपी सपोर्टर है, ये कांग्रेस का चैनल है, ये आम आदमी पार्टी को, ये आती है क्या आपके मन में बात? पता, हम लोग कहीं ना हम लोग इंडियंस की, भारतीयों की समझ पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। मुझे लगता है आज की तारीख में जनता इतनी जागरूक है, हम सब यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, मुझे पता है कि मुझे क्या समझना है, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है। आज की तारीख में भले लाख बातें हुई हो, लाख विवाद हुए हो, मैं अपने अलायंस की बात कर रहा हूँ, जब मैंने अपना अलायंस चेंज किया था, मुझे पता है कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे पता है कि मैं किस में बिलीव करता हूँ। मैं उस चीज़ से नहीं घबराऊंगा कि भैया आप पिछले अलायंस में थे, सत्ता आने वाली है इसलिए आप इस अलायंस में चले गए। मुझे जो सही लगता है मैं वो करूँगा। मुझे जस्ट बिकॉज आई एम अ पॉलिटिशियन मुझे सिर्फ एक सफ़ेद कुर्ता पजामा, वो भी खादी के में होना चाहिए, मैं नहीं बिलीव करता हूँ। जस्ट बिकॉज आई एम अ पॉलिटिशियन मेरे बाल स्पाइक नहीं हो सकते या कलर नहीं हो सकते, मैं नहीं बिलीव करता हूँ। और अगर ये नई परंपरा है तो मैं इस नई परंपरा की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज तक भी जितनी परंपराएं रही हैं इतिहास में, वो कहीं ना कहीं पिछली परंपराओं को तोड़ते हुए नए
स्वरूप के आधार पर वो बनी है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि आज के हम युवा, और नॉट ओनली युवा, मैं इसमें हर व्यक्ति, हर वर्ग को मैं इसमें इंक्लूड करूंगा, हर किसी को पता है कि अगर ये खबर इस चैनल पे दिखाई जा रही है तो इसका प्रभाव मेरे जीवन में क्या पड़ेगा, इस खबर को मुझे अपने जीवन में कैसे अपनाना है कि भी नहीं अपनाना है। तो आई थिंक मेरा सवाल चिराग बिल्कुल सीधा था कि कोई एक फर्ज कीजिए एक्स चैनल से रिक्वेस्ट है कि चिराग आपका इंटरव्यू करना है, आपके जहन में ये आता है कि अच्छा इधर से आया है यार, ये तो मेरी बक्कल उधेड़ देगा है ना, ये मेरे पीछे पड़ जाएगा। दूसरी जगह से आता है कि नहीं नहीं ये ठीक है, ये मैनेजेबल होगा, ये मुझे एक लेवल से आगे नहीं करेगा, ही इंडल्ज मी। ये होता है कि नहीं होता है? ये नहीं होता, एटलीस्ट मेरे साथ नहीं होता। अच्छा, आपके एटलीस्ट मेरे साथ नहीं होता। अब मुझे पता है कि मुझे अपनी बातों को कैसे रखना है और किस हद तक रखना है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन मैंने अभी तक नहीं शुरू किया है, एंड आई थिंक ये होना भी नहीं चाहिए, ये होना भी नहीं चाहिए, खासतौर पे जब हम बडिंग पत्रकार साथियों के साथ बैठे हैं, फ्यूचर होने वाले हैं ये हमारे मीडिया का, जब हम इनके साथ बैठे हैं तो आई थिंक इस तरीके की सोच को भी नहीं आगे लाना चाहिए। बहुत सही। मृणाल, अब देखिए हमने मीडिया की बहुत बातें की, आप हमें इस पैनल में सबसे ज़्यादा आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपने दुनिया देखी है। अगर मैं युवाओं की भी बात लेकर आऊँ, राजनीति को क्या युवा अब बदल रहे हैं? हमने एक 70 का दौर भी देखा, युवा आए थे। अदरवाइज अगर मैं एक जनरलाइज स्टेटमेंट दूं, युवा राजनीति से कोफ्त खाता है, ही डजंट वांट टू बी अ पॉलिटिशियन। यहाँ पर किसी से पूछ लीजिए भाई पॉलिटिशियन बनना चाहोगे? नहीं। अगर आप रामविलास पासवान के बेटे हैं तो आ जाएंगे पॉलिटिक्स में, एक नॉर्मल आदमी नहीं आएगा पॉलिटिक्स में, उसकी एक अवर्जन है पॉलिटिक्स से। लेकिन क्या वो अब आप थोड़ा बदलते देख रहे हैं? ये युवा अब दे आर डिमांडिंग, वो एक व्यवस्था, एक परंपरा बनी आ रही थी राजनीति करने की, अब उसको चैलेंज कर रहा है। वो कह रहा है मेरा भी स्टेक है इस देश के विकास में, मेरा भी स्टेक है देश की राजनीति में। क्या आप ये होता देख रहे हैं? देखिए, हम लोग जिस तरह से बड़े पैमाने पर बात करते हैं कि युवा राजनीति को बिल्कुल बदल के रख देंगे या युवा बिल्कुल फिरंट हैं, सच्चाई इन दोनों विचारधाराओं के कहीं बीच में है। मुझे लगता है कि युवा लोग बहुत तेज़ी से छोटे 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 सबवर्सिव विचार प्लांट कर रहे हैं। जैसे आपका ही जन्म आप ले लीजिए, आप पार्टी का ही जो विचार है कि सबसे पहले करप्शन ख़त्म होना चाहिए और पारदर्शिता आनी चाहिए। कोई भी सयाना आदमी इसको हंस करके टाल देगा कि भाई राजनीति तो ऐसा खेल है, उसमें पारदर्शिता लाना बड़ा मुश्किल है, बहुत करके लिमिटेड एक्सटेंट तक हो सकती है। लेकिन लोग, युवाओं ने ये चीज़ें छींटी हैं, और ये छोटे 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 जो मैं देख रही हूँ, ये राई के दाने अभी युवा लोग छींट रहे हैं राजनीति में, ये अपने अखवे फेंकने लगे हैं। और उनकी वजह से राजनीति में, देखिए अगर हम पीछे भी देखें तो ये होता रहा है हर समय में। महाभारत में जो वो फेमस सीन है जिसमें द्रौपदी को घसीट के लाया गया है, सारे पारिवारिक बूढ़े और बुजुर्ग चुप हैं, कोई भी नहीं बोल रहा है। उस वक्त प्रोटेस्ट कौन करता है? एक युवा, लगभग अननोन परिवार का सदस्य विकर्ण, वो खड़ा होता है और वो कहता है कि मैं क्या देख रहा हूँ कि हमारी भाभी को ऐसे किया जा रहा है, और सारे के सारे आप लोग चुप बैठे हुए हैं। उसके बाद का कोई ख़ास असर उसी वक्त हुआ हो, इसके कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन विकर्ण की बात इतिहास में गूंजती है, और कहीं ना कहीं वो उस सोच की प्रक्रिया को शुरू करती है जिसने द्रौपदी के अपमान को लेकर के एक तरह का सार्वजनिक माहौल बनाया। इसी तरह दूसरा आता है कि एक नेवला है, युधिष्ठिर जब युद्ध जीत गए हैं तो बहुत बड़ा राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, और सब कह रहे हैं कि वाह पांडवों की ख्याति देखो, इन लोगों ने कैसे राज्य पा लिया। तो इतने में एक नेवला आता है और उसका आधा बदन सोने का है। और ये सब कवि रूढ़ियाँ हैं, इसका बहुत गहरा अर्थ है, एकदम मने ये वास्तविकता नहीं है, लेकिन कवि रूढ़ियाँ हैं। तो वो आधे सोने के बदन वाला नेवला वहाँ आता है और वो यज्ञशाला की राख में लौटने लगता है, और उसके बाद कहता है धत तेरे की। तो पुरोहित उससे पूछते हैं कि इतने बड़े राजसूय यज्ञ में तुम आए हो, पहले तो तुमने ये अभद्रता की कि तुम जाके राख में लौटे, और फिर उसके बाद तुमने कहा धत तेरे की, ये तो कुछ नहीं हुआ, तो ये ऐसा तुमने क्यों कहा? तो उसने कहा कि मैंने इसलिए कहा कि एक ब्राह्मण था जिसके घर में खाने के लिए सिर्फ एक मुट्ठी अन्न था।
उसके यहाँ उसका भाई आया जो उससे भी अधिक भूखा था, तो ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने अपने हिस्से का अन्न उसको दे दिया। उनकी यज्ञशाला में मैं लौटा तो मेरे इतनी कम राख थी कि मेरे आधा ही बदन सोने का हुआ। मैंने सोचा ये इतने बड़े आदमी हैं, इतने भाइयों को मार के सिंहासन में बैठे हैं, तो भाई इनका तो बड़ा रुतबा होगा, इनकी यज्ञशाला में लौटूंगा तो शायद सोने का बन जाऊं, पर देखो मेरे सोने वाले हिस्से में भी राख लग गई है। तो ये जो है ये प्रतीक है जन विचार का, कि लोगों के मन में ये बात पकड़ रही थी कि भाई राजा बन गए तो बन गए, लेकिन अपने भाइयों की लाश पर खड़े होकर राजा बने हैं। इसीलिए फिर बात को युधिष्ठिर, जो पांडवों में सबसे सोचने विचारने वाले राजनेता थे, उन्होंने कहा कि भाई ये राज्य ही त्याग दो और जा कर के अपना परिशुद्धि करने के लिए हिमालय की तरफ चले जाओ। ऐसा राज्य जो इसके लिए हम कुत्तों की तरह लड़ मरे, ये हमारे योग्य नहीं है। तो मुझे लगता है कि किसी भी युग में युवाओं की आवाज़ की सबसे बड़ी काबिलियत ये होती है कि उनको, एक तो युवा स्वभाव से ही निडर होते हैं क्योंकि ज़िंदगी की बहुत सारी मार उन पर नहीं पड़ी होती है, तो इसलिए वो जो बात फट से कह जाते हैं, कई बार उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। वो उस वक्त इतिहास में या कहें कि बड़े चैनलों में दर्ज नहीं हो पाता है, आदर्शवाद का भी एक पुट होता है। लेकिन अब अल्लाह के फजल से सोशल मीडिया आ गया है, तो ट्विटर के रूप में इस तरह की बहुत, मैं तो ट्विटर इसीलिए सिर्फ देखती हूँ क्योंकि मुझे उसमें बहुत सारे विचारों के इस तरह के अखवे दिख रहे हैं, और मुझे लगता है कि इससे आने वाले समय में बदलाव भी आएगा। दूसरा, इसमें एक संदेश युवा पत्रकारों के लिए भी है कि जब आप छोटे हैं और आपके ऊपर बहुत सारे सीनियर बैठे हुए हैं, आपको लगता है कि हमको पिटी पिटाई लीक पर ही चलना है, ऐसा नहीं है। अगर आप सचमुच में दम तोड़ के कोई नया अखबार लाएंगे और उसको प्लांट करेंगे, कोई भी ऐसा एडिटर नहीं होगा जो उसको रिजेक्ट करेगा। बिल्कुल। अब मैं अभी ओपन करने वाला हूं अब सेशन, अब आप अपने सवालों के साथ तैयार हो जाइए। लेकिन शेखर, एक सवाल बिफोर द ओपन सेशन। हम ये युवाओं की भागीदारी की बात करते हैं, डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात, 35 साल से कम हमारी 65% आबादी वगैरह वगैरह वगैरह। अब चिराग पासवान यहाँ बैठे हैं, इनके पिता केंद्रीय मंत्री हैं। मुझे ये बताइए, मैं जानबूझकर ये कह रहा हूँ, थोड़ा सा प्रोवोक करने की कोशिश कर रहा हूँ चिराग को भी, ये बहुत मीठा मीठा बोल रहे हैं अभी तक। रामविलास पासवान केंद्रीय मंत्री क्यों बने, चिराग पासवान क्यों नहीं? हम युवाओं की भागीदारी की जब बात करते हैं, मीडिया में आप देखिए 35 से 45 साल की उम्र के सारे एडिटर्स हो गए हैं। अब एडिटर्स आर वेरी यंग, व्हाई डोंट वी हैव अ यंग गवर्नमेंट जिससे राजनीति पूरी बदले? ये भारत में, मैं बिल्कुल आपको प्रोवोक करने के लिए, पहले शेखर फिर आप। जी शेखर। देखिए, ये भारत में एक बहुत बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि हमारे नेता जो इस समय हैं वो सारी दुनिया के नेताओं से बूढ़े हैं। बिल्कुल। इस बार तो फिर भी 63 साल की उम्र बहुत जवान उम्र है भारत में। माधवराव सिंधिया ने एक बार मुझे कहा कि जब मैं अपनी पार्टी से ज़्यादा जिम्मेवारी मानता हूँ तो कहते हैं अभी आप नौजवान हैं, आपको तजुर्बा चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आई एम 52 एंड आई एम ए ग्रैंडफादर ट्वाइस ओवर, और मुझे अभी क्या करना है? तो यहाँ जब तक आपके टांग कब्र में नहीं लटकी हों तब तक कोई आपको ठीक समझता नहीं है। इसलिए आप देखें कि हमारे पिछले कई प्रधानमंत्री, नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, सब अपनी उम्र में कम से कम 15-20 साल लेट प्रधानमंत्री बने। क्योंकि हम जो मर्जी कह लें, हम कहते हैं कि साहब अडवाणी जी हैं, देखिए अडवाणी जी भी कहते हैं, मोरारजी और चरण सिंह, अटल जी जैसे अडवाणी जी कहते हैं आई ओनली सफ़र फ्रॉम गुड हेल्थ। लेकिन सवाल ये है कि वो उनके काफ़ी हरकतों में मालूम पड़ जाता है कि गुड हेल्थ तो है, लेकिन 87 साल की उम्र 87 साल की उम्र ही होती है। तो दुनिया में एक समय आप देखिए कि ऐसे हैं हेड्स ऑफ स्टेट्स नई शादियां कर रहे हैं तलाक करके। कोइजुमी ने तलाक किया एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान और नई शादी भी कर ली। बच्चे पैदा कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप, कुछ अपने कर रहे हैं, कुछ औरों से पैदा कर रहे हैं और कुछ अपना टर्म खत्म करने के बाद फिर तलाक करके शादी कर रहे हैं। तो ये दुनिया अब बदल गई है। और इस दुनिया में जहां देखें डेविड कैमरून अभी सिर्फ राजीव गांधी की उम्र के हैं और वो इतने साल प्रधानमंत्री रह चुके हैं। राजीव गांधी अभी NSUI चला रहे हैं, राहुल गांधी अभी NSUI चला रहे हैं, पता नहीं वो भी चला रहे हैं कि वो चला रहे हैं कि नहीं चला रहे हैं। तो दुनिया
भाई अगर आप जाएं, जैसे आप डावोस में जाएं, तो डावोस में जाने में बड़ी बात ये होती है कि वहाँ जनरेशनल शिफ्ट हो गई है। सारे जो दुनिया के नेता आते हैं और इंटेलेक्चुअल लीडर्स भी आते हैं, सब यंग आते हैं। बल्कि आप देखें जो कॉर्पोरेट लीडर्स भी आ रहे हैं वो भी यंग आ रहे हैं। हाँ। मेरी उम्र 57 साल की है, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे दूसरी पीढ़ी हो गया, क्योंकि इतना फर्क हो गया है। तो उस समय में जब हमारे नेता दुनिया भर में जाके बात करते हैं तो वो उनका जनरेशन गैप होता है। और ये मुझे सबसे बड़ा रियलाइजेशन तब हुआ जब मैं डेविड कैमरून को वॉक द टॉक रिकॉर्ड करने गया। बॉम्बे में था, जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहते हैं। तो मैं गया, ऐसे ही मैंने कमीज पहनी हुई थी, स्लीव्स रोल की हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा, ओह यू कम लाइक दिस एंड व्हाई एम आई वेयरिंग ए सूट। तो उन्होंने फटाफट अपना कोट उतारा और अपनी टाई उतारी और उधर थोड़ी ठीक ठाक शर्ट थी, अंदर गए, काली शर्ट पहन के रोल करके आ गए। तो तब मुझे याद आया कि ये आदमी प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, जो इतना पावरफुल देश है, और ये मेरे से 12 साल छोटा है। जस्ट थिंक अबाउट इट। यस, मतलब तो ये हमारे देश में एक प्रिजुडिस है कि आप यंग आदमी को ट्रस्ट नहीं करते हैं, और ये हमारी बहुत हायरार्किकल सोसाइटी है। हमारी सिविल सर्विस में भी सब सीनियर। तो हमारे यहाँ सेक्रेटरी आदमी तभी बनता है जब 57-58 का होता है, रिटायरमेंट सोच रहा होता है। हाँ। और जो भी करे, मैं 57 में मैं मानना नहीं चाहूँगा, लेकिन वो एनर्जी लेवल या वो अलर्टनेस या वो नए आइडियाज या वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी नहीं हो सकती जो 37 में नहीं, वो आप में है। उस बारे में भी मैं आपकी एडवाइस चाहूंगा कि आप कुछ लोगों को एडवाइस दें। सुबह जॉग करते हैं, आप फिटनेस का ख्याल रखते हैं। कई बार पत्रकार ना थोड़ा सा बह भी जाते हैं, लेकिन आप समझ रहे हैं कैसे बह जाते हैं। लेकिन जनरेशनल शिफ्ट हमारे देश में बहुत जरूरी है। कुछ एरियाज में, राजनीति में भी अब है। आप इस पार्लियामेंट को देखें, ये पहले से यंगर पार्लियामेंट है। और इस पार्लियामेंट सरकार यंग नहीं है ना, सवाल। लेकिन पहले से यंगर है। पहले आपके 3-4 आदमी 80s में थे, अब वो नहीं है। अभी सिर्फ हमारे आदमी को जो 80 के बाद हैं, क्योंकि कम से कम नरेंद्र मोदी ने ये तो कह दिया कि 75 से ऊपर कोई मंत्री नहीं रहेगा। तो 75 से ऊपर लेकिन गवर्नर रहेंगे। अब गवर्नर को 100 साल का, किस आदमी को 80 साल की 85 साल की उम्र में राजभवन की जरूरत है? उसमें भी तो कहानी छिपी हुई है ना। अगर नरेंद्र मोदी 63 के ना होके 66 होते तो वो 10 साल की टाइमलाइन नहीं लगाते फिर। उन्होंने 10 साल का टाइमलाइन बना रखा, जो भी है। लेकिन देखिए चीन में ये हुआ था। चीन में उन लोगों ने एक बार रूल बनाया कि सेंट्रल कमेटी में 60 साल से ऊपर नहीं होगा और पोलिट ब्यूरो में 65 से ऊपर नहीं होगा। तो कभी कोई रूल लगाना पड़ता है और ये लगाना अच्छी बात है। चिराग, आप क्यों नहीं है? लेकिन एक बार में 40 साल शिफ्ट नहीं हो सकते। एक साल में आप मंत्री क्यों नहीं है? मुझे ये बताइए। युवाओं की ताल ठोकी जाती है, युवा बदल देंगे हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड। अरे तो काम भी तो करो। सिर्फ बैठ के यहाँ पर आप पैनल पे डिस्कशन करते रहेंगे तो काम थोड़ा चलेगा। आप मंत्री होने चाहिए, आप जैसे युवा मंत्री होने चाहिए। देखिए संदीप जी, जैसा शेखर जी ने भी कहा, हकीकत है कि इस बार युवा मंत्री काफ़ी हैं। बट एक बात जो मैं बहुत ऑनेस्टली मैं मानता हूँ और मैं खुल के इसको बोलूँगा, हम युवाओं में जोश है, ताकत है, उमंग है, नई सोच है, पर अनुभव सिर्फ और सिर्फ हमारे बुजुर्गों के पास है। और जब तक हम उस अनुभव से सीखेंगे नहीं, खास तौर पे भारत जैसी एक डेवलपिंग कंट्रीज, हमने जितने भी देशों का जिक्र किया वो सारी डेवलप कंट्रीज हैं। आज की तारीख में इंडिया कैन नॉट अफोर्ड टू गो रॉन्ग। आज की तारीख में हम युवा जोश में आकर कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। जब मैंने इस गठबंधन की वकालत की थी तो बहुत बार मुझे कहा गया था कि ये युवा जोश में डिसीजन ले रहा है। बट जब तक उसमें मेरे पिताजी की सहमति नहीं थी, जब तक मुझे इस बात का एहसास नहीं था कि इनके अनुभव संस्कारों में फंसे रहते हैं ना। नहीं, बात तो यही है। तो संस्कार गलत बात नहीं है। हमें युवाओं की परिभाषा भी शायद बदलनी होगी। युवा का मतलब क्या होता है? जो 30 साल का है। नहीं, युवा का हमारे यहाँ जो शेखर बिल्कुल ठीक कह रहे थे, आप कहने लगे मनोहर पर्रिकर भी युवा है, आप शिवराज चौहान को भी युवा बताने लगेंगे, सब 50 के पार है। 50 के पार क्या युवा है? मुझे ये बताइए। युवा एक सोच है। मैं ऑनेस्टली मैं मानूंगा कि अभी शेखर जी भी उतने ही युवा है और मृणाल जी भी उतने ही युवा है। आपको एक बार इंटरप्ट करूं कि 52 साल की उम्र में ओबामा 2 बार राष्ट्रपति बनकर रिटायर हो जाएंगे। हाँ, और फिर तीसरी बार नहीं बनेगी। तीसरी बार नहीं बन सकते वहां पर। नहीं, बिल्कुल। और मुझे लगता है जिस तरीके से एक एक करके हम लोग उस दिशा में कदम तो उठा रहे हैं, उसे फास्ट ट्रैक करना चाहिए ना। इससे पहले आप इतनी यंग पार्लियामेंटेरियन आपने खुद नहीं देखे थे जितने यंग पार्लियामेंटेरियन इस बार आए हैं। और कहीं ना कहीं हमें इस बात को मानना तो उसमें भी एक दिक्कत है ना। मैं फिर थोड़ा सा कड़वा सवाल पूछना मेरी मजबूरी है, मेरा काम है, मेरा जिम्मा है। ये जो युवा भी है ना, ये सारे के सारे राजनीतिक परिवारों से आते हैं। दरअसल इनमें से कोई निकल के युवा वो सांसद बन जाए, उसकी पूछ नहीं होगी।
उसकी मैं आपको हमारी ही पार्लियामेंट में कितने ऐसे अनगिनत युवा पार्लियामेंटेरियंस के मैं आपको नाम बता दूंगा जो कि मैं बताता हूँ ना, चर्चा किसकी होगी? ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट, चिराग पासवान, अखिलेश यादव, चर्चा किसकी होती है? देखिए ये एक सेकंड, हमें इस बात को भी मानना पड़ेगा कि हाल फिलहाल के वर्षों में युवाओं का विश्वास राजनीति से पूरी तरीके से उठ गया था। हम लोगों ने पिछले कुछ सालों में, और जो कि एक राजनीतिक परिवार से आने के नाते मुझे बात चुभती भी थी, एक फैशन बन गया था कि आप पूछे कि भैया हमारा प्रधानमंत्री कौन है, हमारा राष्ट्रपति कौन है, तो आई हैव नो इंटरेस्ट इन पॉलिटिक्स। ये एक फैशन बन गया था कि आई हैव नो, सी सिस्टम सही गलत डिबेटेबल, बट आपको उस सिस्टम में विश्वास रखना होगा। आज भी मैं ये आह्वान भी करूंगा अपने युवा साथियों से, अगर आपको राजनीति में कुछ चीजें गलत लगती हैं, जैसे मुझे अदर साइड ऑफ द फेंस मुझे बहुत बातें गलत लगती थी, तो आप आइए ना, उस सिस्टम का हिस्सा बनिए, उसको बदलिए। फिर कहा जाता है कि उस सिस्टम का हिस्सा बनना आसान नहीं होता, स्पेक्टेटर मत बनकर रह जाइए, स्पेक्टेटर बनकर बिल्कुल आप उसमें आइए ना, पार्टिसिपेट कीजिए। दूसरी तरफ खड़े होकर मेरे लिए कहना बहुत आसान था कि भैया राजनीति में ये गलत चल रहा है वो, आज जब मैं इसका हिस्सा हूँ तो मुझे समझ में आता है कि चीजें कितनी मुश्किल होती हैं यहाँ पर आके भी करना। अब मैं ओपन सेशन करता हूँ, कौन पहला सवाल पूछना चाहेगा? खड़े हो जाइए और पूछ डालिए सवाल बुलंद आवाज में। हाँ सर, मेरा सवाल है शेखर सर से है जी। जैसे आज का हमारा टॉपिक है कि क्या हमारे देश की राजनीति को युवा और मीडिया ने बदल दिया है, मगर हमने हाल ही में दिल्ली के चुनाव देखे कि जिस पार्टी को मीडिया ने ज़्यादा कवरेज नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, एक दूसरी पार्टी को ज़्यादा कवरेज देती रही, दिखाती रही, लेकिन फिर भी जिस पार्टी को कवरेज नहीं मिला उसने दिल्ली में ऐतिहासिक जीत हासिल कर ली, खाली युवा ताकत के दम पे। तो क्या ऐसा नहीं है कि मीडिया की हमारे देश की राजनीति में मीडिया से ज़्यादा युवा ज़्यादा भारी है? देखिए मीडिया बिल्कुल भारी नहीं है, ये सिर्फ मीडिया को मुगालता है कि हम भारी हैं, लेकिन ये मैं आपकी बात से पूरा सहमत नहीं हूँ कि मीडिया ने आम आदमी पार्टी को कम कवरेज दी। मीडिया ने आम आदमी पार्टी को बहुत कवरेज दी, और उसमें आम आदमी पार्टी को भी ये दाद देने की बात है कि उनको ये समझ आ गई कि मीडिया के साथ कैसे हमें कंडक्ट करना है। वो एक्सेसिबिलिटी थी, उनकी एक सिंप्लिसिटी थी उस समय, और वो चालाकी भी थी कि जो मीडिया में थोड़ा सा भी क्रिटिकल हो या जिसको लगे कि थोड़ा सा भी वो टफ सवाल पूछेगा। अब आप देखें कि मीडिया में सबको अरविंद केजरीवाल ने इंटरव्यू दिया है, लेकिन कुछ औरों को भी नहीं दिया होगा खास करके, लेकिन जो आपके दो सबसे एक्सपीरियंस्ड एक ही एज के लेट 50s में हमें टीवी पर्सनालिटीज है, हम तो प्रिंट पर्सनालिटी भी है, जिनको उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है, वो है करण थापर और शेखर गुप्ता। तो ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे साथ वो खेल नहीं सकते। हाँ, और यहाँ पर एक और मैं ब्रेकिंग न्यूज अपनी एडिटर इन चीफ से ही दिलवा देता हूँ आपको भी। कोने में ले जाकर अरविंद केजरीवाल कह रहा था ना, अनुराधा जी थोड़ा सा हमारा ख्याल रखना, वो मैनेज करने की कोशिश तो कर रहा था। वो और मैं आप ये होने दीजिए ना, एक लोगों को पता लगे। एक मैं स्टोरी बताता हूँ जो कि पर्सनल कॉन्वर्सेशन था, मैंने अपनी बुक की इंट्रोडक्शन में यूज किया। मैंने अरविंद को बता के किया कि मैं करने वाला हूँ। एक बार वो मुझे मिलने आए, क्योंकि जब मैं इंडियन एक्सप्रेस में था तो इंडियन एक्सप्रेस बहुत क्रिटिकल था अन्ना मूवमेंट का। तो एक बार मुझे वो मिलने आए और मुझे बोले कि हमारी काफ़ी देर बातचीत हुई, हमारे लिए लिख चुके हैं पहले, वो हमारे साथ बड़े अच्छे रिलेशनशिप रहे एक्सप्रेस के साथ। तो मुझे बोले कि आपने जो लाइन हमारे मूवमेंट पे ली है, आपने अपनी मार्केटिंग टीम से पूछा है कि इसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो रहा है? तो मैंने कहा अरविंद, और मेरे दिमाग में तो उस समय घंटी बजी। मैंने कहा अरविंद, ना तो मैं बॉलीवुड की फिल्म बना रहा हूँ कि मुझे 100 करोड़ चाहिए पहले वीक में, और ना मैं टीवी में कोई सोप ऑपरा बना रहा हूँ, सीरियल बना रहा हूँ तो मुझे ऑडियंस चाहिए। न्यूज़ तो वही है जो न्यूज़ है, और व्यूज वो है जो हम ठीक सोचते हैं। लेकिन उनको ये बात बहुत समझ आ गई कि मीडिया को एक तरह का कंटेंट चाहिए और टीआरपीस चाहिए, और मीडिया उनके हाथ में इतनी खेली है जितना मेरे हिसाब से मीडिया देश में कभी किसी पार्टी के हाथ में नहीं खेली है। क्योंकि आप मीडिया को पैसा दे के, डरा के, धमका के, ब्लैकमेल करके कुछ खास नहीं करा सकते हैं, क्योंकि वो मालिकों को डरा सकते हैं, एडिटरों को डरा सकते हैं। आप सब लोग कहाँ डरते हैं? आप यहाँ नहीं जाएंगे, कहीं और चले जाएंगे। और लेकिन ये जो रिपोर्टर्स को इन्फ्लुएंस करना, जो डे टू डे जो लोग कवर करते हैं, पर ये अपने आप में कमाल की बात, दोनों आप हरियाणा से, और दोनों मैं कास्टिस्ट नहीं हो रहा हूँ, आप शेखर गुप्ता, वो अरविंद केजरीवाल, तो ये तीतर जाने तीतर की मैं तेरे भीतर की वो वाला खेल तो नहीं। देखिए दोनों इसीलिए एक दूसरे को इतना अच्छा जानते हैं कि इंटरव्यू नहीं करते। नहीं वो ठीक है, लेकिन हरियाणवी तक चले तो सिर्फ कास्ट तक सीमित न रहे। योगेंद्र यादव भी हरियाणवी हैं, तो हरियाणवियों के तो रग रग में पॉलिटिक्स है। आया राम गया राम तो हमने पैदा किया है, तो आया इल्मी गया इल्मी तो अब आया है। आया राम गया राम तो हमने पैदा किया है। संदीप की बात जो है,
इसमें शेखर की इस बात को बिल्कुल 100% डिटो करती हूँ कि आम आदमी पार्टी ने मीडिया को किस तरीके से यूज़ करना है इस खेल को समझ लिया, और उसको उन्होंने समझने के लिए क्या किया कि मीडिया की जो टीआरपी होती है उनके घरों में वो घुसे, जहाँ पे मीटर्स, तो आम जगह पे आम आदमी पार्टी का जो वो बेस रहा है वो ज़्यादातर जब शुरुआत हुई तो दिल्ली के झुग्गी जे कॉलोनीज में इधर उधर इस तरीके की चीज़ों को उन्होंने समझा और वहाँ से उनका टीआरपी का खेल शुरू हुआ है। तो चूंकि टीआरपी आती थी इसलिए मीडिया ने दिखाया और उनको इस बात का पूरी तरह से एहसास था कि किस तरीके से टीआरपी आएगी और किस तरीके से वो मीडिया को, आम आदमी पार्टी को मीडिया के थ्रू मार्केट कर पाएंगे। बिल्कुल, और वो टाइमिंग भी देखते थे, आपको ध्यान होगा। सबसे नौजवान पर्सनैलिटीज उनकी मीडिया में जाती हैं टीवी में बोलने के लिए, सबसे नौजवान है। हाँ बिल्कुल, और इसमें एक और बात शेखर, अगर आपने ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने भी ध्यान दिया होगा, जब सरकार बन गई पता लगा तो अरविंद केजरीवाल बोले मैं सरकार बनने से पहले कि 14 तारीख को मैंने इस्तीफा दिया था और मैं 15 तारीख को शपथ ग्रहण करूंगा, लेकिन 15 को नहीं की, 14 को की, क्योंकि 15 को भारत और पाकिस्तान का मैच था वर्ल्ड कप का। तो सारी दुनिया रामलीला मैदान नहीं जाती ना, आप अपने घर में बैठ के भारत पाकिस्तान का मैच देखते। तो 14 तारीख को उन्होंने शपथ ग्रहण कर ली। एक और सवाल लेते हैं जी, खड़े हो जाइए, बताइए। सर मेरा सवाल चिराग पासवान जी से है। सर एज अ पॉलिटिशियन और एज एन एंकर आप कौन सा वक्त ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और साथ ही आप, हम लोग युवा हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आगे करियर ग्रोथ? देखिए, राजनीति मेरी रगों में बहती है, भले लाख हमारे ऊपर वंशवाद या परिवारवाद के आरोप लगाए जाएं, जिसको मैं बहुत ऑनेस्टली स्वीकारता हूं। राजनीति में इस वजह से हूं क्योंकि मैं पिताजी का पुत्र हूं, वो खुद राजनीति से आते हैं। घर में ये माहौल ही ऐसा मैंने देखा। अच्छा, ये हम लोग के ऊपर आरोप लगाया जाता है, पर संदीप जी मैं बहुत ऑनेस्टली इस बात को बोलूँगा, जब आप घर पे एक माहौल देखते हैं आप सबसे ज़्यादा आप उससे सीखते हैं। मैंने बचपन से मैंने देखा पिताजी को राजनीतिक सभाओं में रैलियां करते हुए, जनसंपर्क करते हुए, लोगों से मिलते हुए, तो बचपन से एक रुझान रहा है। एक्टिंग एक अनजाना क्षेत्र था मेरे लिए, मैं बहुत क्लोजली एसोसिएटेड नहीं था, इसीलिए सिर्फ एक छोटा सा ही कैप्सूल आया, नहीं तो शायद एक बड़ा उसका डीवीडी को सामने आती। बट एक्टिंग में मैं उतना कंफर्टेबल कभी नहीं था। ये मेरा कंफर्ट जोन है, एक्टिंग करनी पड़ती है, ये मेरा कंफर्ट जोन है। दिस इज समथिंग दैट कम्स वेरी वेरी नेचुरली टू मी। और आपको जहाँ तक रही बात को समझाने की, मुझे लगता है यहाँ पे जब शेखर जी मौजूद हों, यहाँ पे जब मृणाल जी मौजूद हों, मुझे लगता है ये आपके क्षेत्र से जिसमें आप लोग भविष्य बनाना चाहते हैं। मेरा मानना है जैसे भाषा के लिए व्याकरण होता है, व्हाट ग्रामर इज टू लैंग्वेज, आई थिंक वही भूमिका पत्रकारिता में शेखर जी और मृणाल जी ने हासिल की हुई है। आपको इनसे बहुत कुछ जरूर सीखने को मिलेगा। गुरु मंत्र अभी लेंगे हम। शेखर, आपका गुरु मंत्र वो आखिर के लिए मैंने छोड़ा हुआ है। फिल्म स्टार बनना है तो इनके पास। एक और सवाल लेते हैं, अभी गुरु मंत्र तो जैसे मृणाल जी कह रही थी, जब ये आए तो बहुत जोर से चीयर हुआ कि 100 सुनार की 1 लोहार की। जी हाँ, माइक ऑन कर लो या बुलंद आवाज में बोलो, घबराओ मत। Hello. First of all, warm regards to our esteemed guest. My question is to Chirag sir. You just said that adopting a new kind of style, haircut, doesn't make you less of that politician. Now I ask you, if politicians become so modernized, do you think and believe that it will overpower, the 140 characters on Twitter will overpower the mainstream news industry, television news industry? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब तक आप अपने विचारों पे अड़िग हैं, जब तक यू हैव द क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, मुझे पता है कि मुझे इस देश के लिए क्या करना है, मुझे अपने प्रदेश के लिए क्या करना है, और जिस क्षेत्र जमुई लोकसभा जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ, मुझे उसके लिए क्या करना है, आई थिंक नथिंग एल्स दैट मैटर्स। मैं किस टॉक शो में जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ, मैं मेरी विजिबिलिटी मीडिया में कितनी है, नहीं है, मैं कितना बोलता हूँ, नहीं बोलता हूँ, जब तक मैं अपने विचारों को अच्छे से प्रकट कर पा रहा हूँ, जो मैं सोचता हूँ उस राह पे मैं काम अच्छे से कर पा रहा हूँ, नथिंग कैन ओवरशैडो, नथिंग कैन ओवरपावर माय थॉट्स, एंड यू हैव टू बी क्लियर विद योर थॉट्स। दैट्स व्हाट आई बिलीव। राजीव रंजन हमारे सीनियर कॉलीग हैं। राजीव, आप मृणाल जी से कुछ पूछना चाह रहे थे। मृणाल जी से मेरा सवाल है कि आजकल युवाओं में, मैं
आजकल युवाओं में जर्नलिज्म में आने के लिए इसलिए भी बहुत सारे लोग आते हैं कि वो टीवी पे आएंगे। अगर इनमें से ज़्यादा से कह दिया जाए कि आप स्क्रीन पे नहीं आएंगे तो टीवी में नौकरी करना नहीं चाहेंगे। बहुत सारे इसलिए लोग आते हैं कि इससे कॉन्टैक्ट्स बनते हैं, उनका प्रोफाइल बढ़ेगा। तो क्या इसलिए जर्नलिज्म में युवाओं को आना चाहिए, या जो दूसरा उसका पक्ष रहा है हमेशा जिसके लिए जर्नलिज्म है, ये कन्फ्यूज़न हमेशा बना हुआ और हर स्ट्रीम में चल रहा है इस वक्त? देखिए, मैं आदर्शवाद पर नैतिक प्रवचन देने के पक्ष में नहीं हूँ। युवाओं की सारी ज़िंदगी उनकी आगे पड़ी ही है। अगर वो चाहते हैं कि थोड़ा उनको नोट किया जाए, उनका प्रोफाइल बने, बीफअप हो, लोग खड़े हो करके उनको देखें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हर एक व्यक्ति के मन में ये इच्छा होती है। बल्कि हमारे यहाँ दुख की बात यह है कि युवा बेचारे दब जाते हैं। बूढ़ों के मन में इतनी ययाति ग्रंथि होती है कि वो युवाओं से पहले खुद अपने बटन में फूल वूल लगा करके सामने खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है युवाओं को मौका मिलना चाहिए, और इसलिए अगर कोई महत्वाकांक्षी युवा है और वो चाहता है कि मीडिया में आकर के टेलीविज़न से भी जुड़े, और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि टेलीविज़न में आने से एक तरह की विजिबिलिटी हासिल होती है, लोग पहचानते हैं, तो थोड़ा अच्छा लगता है। कम उम्र में जब कम लोग जानते हैं, अगर मोहल्ले का डबल रोटी वाला भी आपसे कहे क्यों भैया कल आपको देखा था टीवी में, तो अच्छा ही लगता है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि अगर युवा चाहते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। असली बात यह है कि अपने पेशे के लिए एक समर्पण का भाव होना चाहिए, 100% कमिटमेंट होना चाहिए, उसमें घालमेल ना हो। फिर आप चाहे सोशल मीडिया में जाइए, चाहे आप प्रिंट में जाइए, चाहे विजुअल में जाइए, मेरे ख्याल में इसमें कोई हर्ज नहीं। और डिजिटल में अब तो शेखर उस काम में लग भी गए। और हाँ, शेखर गुप्ता के साथ संपर्क बना लीजिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म, एक एयरक्राफ्ट कैरियर वो फ्लोट कर रहे हैं, जिसमें अनेकानेक हवाई जहाज़ उतर चलिए सबमरीन है, तो वो एनीवे उसमें बहुत सारे न्यूक्लियर वॉरहेड्स रखे जा सकते हैं सुरक्षित। तो आप उनके साथ संपर्क बनाए रखिए, और जैसा कि प्रोफेसर अरोड़ा बहुत पहले कह गए, एक बार मिल तो लें। आखिरी सवाल, अब एक आखिरी सवाल हम ले रहे हैं जी। चिराग सर से मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कॉलेज में। सर या हमारा टॉपिक है युवा और मीडिया पे, तो बहुत ही सौभाग्य की बात है यहाँ युवा भी है, युवा नेता और मीडिया के, तो हम सब मीडिया के ही हैं। सर हम सिर्फ युवा की बात करते हैं, ऐसे बहुत से युवा नेता आए और आके चले गए, और एक बहुत ही नामी युवा नेता हैं, युवा थे अब वृद्ध के उस पे आ गए हैं पोजीशन पे, लेकिन अभी उनका कोई काम हमें नज़र नहीं आया। तो हम युवा की बात करते हैं सोच के लिए, नई सोच के लिए, हमें वो क्यों नहीं दिखता? आपकी कोई ऐसी कोई प्लान ऐसा कुछ राजनीति पे, या फिर आप राजनीतिक परिवार से हैं तो पीढ़ी दर पीढ़ी से MP MLA लोग बनेंगे और बनते चले जाएंगे, युवा हमें कहीं नहीं दिखता। तो युवा की बात हम करते हैं एक सोच से, वो हमें क्यों नहीं नजर आता? देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी MP या MLA बनने के मकसद से तो खैर मैं भी नहीं आया इसमें। जैसा मैंने कहा, मैं एक्चुअली बिहारी हूँ, अनुराधा जी के प्रदेश से आता हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर अपने प्रदेश को लेकर चिंताएं थी। अगर आप उसको आक्रोश भी बोलें तो वो भी था, आप सब जानते हैं। और अगर मेरे जितने बिहारी साथी यहाँ पर बैठे होंगे, हमारा प्रदेश और हमारे प्रदेश की राजनीति हैज़ बीन लार्जली गवर्न्ड बाय द कास्ट सिनेरियो देयर। मेरे अंदर इस बात का गुस्सा था कि हम लोग कब तक जात पात धर्म मजहब की राजनीति में उलझकर अपने भविष्य का और अपने प्रदेश के भविष्य का हम लोग नुकसान करते रहेंगे। आज की तारीख में, और मैं गर्व से इस बात को बोलता हूँ, और आप ऑन रिकॉर्ड कहीं पे भी यूट्यूब या कहीं पे भी आप चेक कर लीजिए मेरे वीडियोस, आई थिंक आज की तारीख में एक लौता राजनेता जो इतनी हिम्मत रखता है कि एक मंच पर खड़े होकर बोल सके कि मैं जात पात धर्म मजहब की राजनीति में विश्वास नहीं रखता, मेरे लिए वोट बैंक की राजनीति नहीं है, मेरी राजनीति मेरा कार्य हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस वंचित वर्ग के लिए है जिसके पास आज़ादी के 67 सालों के बाद भी खाने के लिए रोटी नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, रहने के लिए मकान नहीं है। और मैं चाहता हूँ, और मैं ये आप सबसे भी मैं ये आग्रह करूँगा, आप सब युवा हैं, मुझे लगता है भविष्य में आपसे दोबारा मेरी मुलाकातें होती रहेंगी, आपके हाथ में अच्छे अच्छे आइडियाज़ होंगे, आप मुझसे उस वक्त भी ऐसे ही तीखे सवाल करेंगे। आप सबसे भी मैं आग्रह करूँगा, अगर राजनीति में कुछ सकारात्मक चीज़ें होती हैं उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। नए लोग आते हैं, नई सोच के साथ आते हैं, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत बुराइयां हैं, मैं जानता हूँ बहुत सी चीज़ें बदलनी हैं, बट शुरुआत हमें ही करनी होगी और हमें एक दूसरे का साथ देना होगा।
डॉक्टर संजीव त्रिवेदी एक आखिरी सवाल वो भी पूछना चाह रहे हैं। शेखर जी, आपसे सवाल करना चाहूँगा। तटस्थता ये एक ऐसा शब्द है हर पत्रकार के लिए अहम, और ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, लेकिन पत्रकार यायावर तो होता नहीं है। पत्रकारिता उसके लिए जीवन यापन का एक माध्यम है। जब सत्ता परिवर्तन हुआ केंद्र में, उसके बाद हमने देखा कि सॉर्ट ऑफ सत्ता परिवर्तन हमारी पत्रकारिता में भी हुआ और कई एडिटर पैदल हो गए और फिर कोई नई जगहों को तलाशते दिखाई पड़े। जब हम यायावर नहीं हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम से कितने आप करीब हैं, पंखे की हवा आपको कितनी लग रही है, ये आपके जीवन यापन को तय करती है, तो इसमें तटस्थता के मायने क्या होते हैं? तटस्थता का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई ओपिनियन नहीं हो, और तटस्थता का मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी से मिले नहीं, क्योंकि आजकल एक नई बात हो गई है कि साहब आप तो राजनेताओं के साथ घूमते हैं। हाँ। उनके साथ बैठे हुए थे, खाना खा रहे थे और बाप रे बाप कॉर्पोरेट से मिल लिए, राइट। तो अब जर्नलिस्ट, आजकल ये ज़माना हो गया है कि या तो जर्नलिस्ट सिर्फ इंटरनेट के सामने बैठ के लिखे, जिसको हमारे दोस्त असदुद्दीन ओवैसी कहते हैं कि आप मौलवी के पास मत जाओ, मदरसे में मत जाओ, आप हजरत गूगल के पास जाओ। तो वो बोलते हैं कि जब मुसलमान लड़का पढ़ के निकलता है आजकल, क्योंकि वो ना मदरसे गया होता ना मौलवी के पास गया होता, तो वो हजरत गूगल के पास जाता है और जाके पहले जब गूगल पे जिहाद हिट करता है तो पहली एंट्री आती है मोहम्मद हाफिज सईद। तो ये बड़ा इंसेस्टुअस हो जाता है कि आप किसी को मिले ही ना जाके, और किसको मिले, आप फेलो जर्नलिस्ट को मिले। और अगर आप 50 और आदमियों को मिलते हैं और आप अच्छी खबर लाते हैं, अच्छा व्यू लाते हैं, तो सारे जर्नलिस्ट आपका खून पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई कहता है, एक नई गाली शुरू हुई है अभी, लटियंस इनसाइडर। yes, yes. कि अगर आपको खबर पता है कि क्या हो रहा है दिल्ली में, तो आप लटियंस इनसाइडर हैं। उसकी बड़ा लोडेड टर्मिनोलॉजी है वो। तो आपको सबसे जान पहचान रखनी चाहिए, आपको हर स्टोरी के मेरिट्स पे जाना चाहिए, और मेरिट्स के बेस पे आप उसमें एक पक्ष या दूसरा पक्ष ले सकते हैं, जब तक आपका कोई एजेंडा नहीं है। पर ये खतरों से भरी रहा है। नहीं, देखिए ये थोड़ी राडिया गेट भी हमने देखा, कहीं भी फंस सकता है पत्रकार। वो ठीक है, पर ये कैसे करे? हाउ डू यू अवॉइड देखिए सीन मीटिंग द रॉन्ग गाइज? देखिए ये थोड़े दिन के लिए, हम तो इसलिए जब ये वेद प्रकाश वैदिक, हालांकि अगर वो पढ़े तो मैं थोड़ा उनका मजाक उड़ाया अपने आर्टिकल में, क्योंकि उन्होंने कहा मैं ब्रह्मचारी हो गया 50 साल की एज में, और मिस ब्राज़ील भी मेरे घर आई और मुझसे सेक्स करना चाहती थी, तो मैंने नहीं किया। तो मैंने कहा वैदिक जी, मिस ब्राज़ील ज़रा ज़्यादती हो गई क्योंकि आप मिस ब्राज़ील की शक्ल देखिए, ब्राज़ील में किसी जाके बीच पे जाइए तो मुश्किल हो जाएगा अगर आप ब्रह्मचारी भी हैं तो उनका मैंने मजाक भी उड़ाया, लेकिन वो थोड़े आत्म, लेकिन वो हाफिज सईद को मिला है तो बिल्कुल क्राइम नहीं है। हम तो जर्नलिस्ट हैं, हम तो बिल्कुल बेशरम, ना हमारी कोई जाति ना हमारा कोई धर्म। हम तो उसमें मैंने लिखा कि मैं तो दाऊद इब्राहिम से भी मिलने गया, तो भाई कितनी बार भिंडरा वाले से मिला। आज अगर भिंडरा वाले से मिल रहे होते हैं हम रोज रोज, तो मालूम नहीं कितनी टीवी चैनल्स हमको एंटी नेशनल बोलती। और ये जो है आपका जो सोशल मीडिया, इसमें जो सबसे प्यार का शब्द यूज होता है आजकल, वो है मोरॉन। यू मोरॉन, है ना। और दूसरा जो कॉम्प्लीमेंट है वो है सिक्युलर। यस। और जो थोड़ा सा लोग नाराज हो जाए, हालांकि वो मामूली नाराज, मतलब ग्रैंड मदर की एज की औरतें भी जो नाराज होती हैं, वो कहती है पिंप पिंप। तो ये एक अलग ओपन स्पेस है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, ये इको चेंबर है, ये सब। पर ये आपने बहुत अच्छा एक ट्रिगर दिया है, क्योंकि अब मैं कंक्लूडिंग कमेंट्स ले रहा हूँ। शेखर ये बताइए, यू बीन एक्सट्रीमली लकी, आप बिल्कुल 17-18 साल की उम्र में पत्रकारिता में घुस गए, आप नॉर्थ ईस्ट भी रहे आए, आप श्रीलंका गए, आप मिडल ईस्ट गए, न जाने कहाँ कहाँ, पद्म भूषण दिया गया आपको 2009 में। आपका तो वो गोल्डन फेज था, पत्रकारिता में मजबूती थी, रीढ़ की हड्डी थी। अब जो ये वक्त बदल रहा है, इन बडिंग टैलेंट्स को, फ्यूचर जर्नलिस्ट को आप क्या कहेंगे? क्योंकि अब देखिए, जो अनुराधा कह रही थी, बाइट कलेक्टर बन गया है ना एक रिपोर्टर, तो यू आर अ बाइट कलेक्टर एंड नथिंग एल्स। उसमें भी ANIfication ऑफ न्यूज़ ने रिपोर्टर की तो जान निकाल दी है। सुबह ANI अपना एक माइक ID लेकर पहुंच गया, तो आप किससे क्या पूछने जाएंगे? तो ऐसे में ये जो बडिंग टैलेंट है, ये अपने करियर को किस तरह से
देखें और किस तरह से उस राह पर आगे बढ़े। पहले तो मैं आपको एक मजे की बात बताऊं कि हमारे देश में तो कम से कम फिर भी शुक्र है बाइट लेते हैं, आपका बाइट लेने आए हैं। हालांकि कई लोग सोचे बाइट लेने का मतलब काटेगा तो नहीं कोई लेकिन जब पाकिस्तान की टीवी चैनल से फोन आता है तो वो एक और एक्सप्रेशन यूज करते हैं, सर आपका बीपर लेना है। बीपर क्या मांग रहे हो मेरा? तो मेरे घर में मेरा मजाक उड़ता है जब पाकिस्तान के किसी चैनल से फोन आता है कि पापा आपका बीपर चाहिए। तो ये ट्रिविलाइजेशन है जर्नलिज्म का कि आप जाइए साहब कुछ कह दीजिए, क्या कहना है मुझे पता नहीं, कोई स्टोरी इसके ऊपर आप करप्शन में कुछ कह दीजिए। नेता को भी तो मजा आता है ना एएनआई का माइक जाए तो, क्योंकि बाकी रिपोर्टर तो कुछ पूछेगा, बिल्कुल वहां तो कि सर बोल दीजिए। बिल्कुल। लेकिन देखिए हमारे समय से हमें बहुत फायदा हुआ। हमें फायदा क्या हुआ कि हर प्रोफेशन तब बढ़ता है जब कोई टर्निंग पॉइंट आता है समाज में। जैसे इंडिया में आईटी क्यों बढ़ा? आईटी इसलिए बढ़ा कि राजीव गांधी 1985 में कंप्यूटर्स की बात करने लगे और कंप्यूटर लेके आए। तब तक तो हमारे यहाँ हम बोलते थे कंप्यूटर हम ही बनाएंगे। केरला में केल्ट्रॉन, हरियाणा में हार्ड्रॉन, सब ने अपनी अपनी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियां बनाई हुई थी। लेकिन राजीव गांधी ने शुरू किया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स का पहला आउटसोर्सिंग यूनिट आया बेंगलोर में, उसके बाद बूम हो गया और आईटी एक बड़ा बिजनेस बन गया। तो हम लोगों ने जो बेनिफिट किया, जो मेरी एज के लोग थे, सन 77 में इमरजेंसी हटी। सन 77 में मैं अभी 20 साल का नहीं था जब इमरजेंसी हटी। तो उस टाइम मीडिया में बूम आया क्योंकि इमरजेंसी के टाइम लोगों ने कहे तो खत्म हो गया, मीडिया के अपना दिल नहीं लगता है। तो जर्नलिस्ट की बहुत इज्जत बढ़ गई इमरजेंसी के बाद कि वही लोग कुछ थे जो खड़े हुए, और मीडिया में बूम आया, हमको उससे बहुत बेनिफिट मिला। और बूम दो तरीके से आया, इकोनॉमिक बूम भी आया लेकिन उसके साथ साथ टैलेंट बूम आया। तो आप देखें कि अगर वो इमरजेंसी नहीं होती और ग्रोथ नहीं होती तो अरुण शौरी जैसे एडिटर नहीं बनते। और अरुण शौरी हमको मिले, हमारी सब उम्र 20 साल थी, उनकी उम्र 37 साल थी, तो हमारा जनरेशन गैप 40 साल नहीं था। मुलगांवकर हमारे एडिटर होते थे, मैंने इतने साल काम किया एक्सप्रेस में, पहली बार 6 साल किया, और एक 3 साल ऐसे थे जबकि मेरी एक महीने में इतनी बाईलाइन होती थी फ्रंट पेज पे जितनी कि एक्सप्रेस में किसी की सारे साल में नहीं होती थी, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में था, रोज वहाँ खबर होती थी। लेकिन फिर भी मुलगांवकर ने मुझे कभी नहीं पहचाना कॉरिडोर में कि कौन कौन इंसान है। लेकिन अरुण शौरी आया, जनरेशनल शिफ्ट हुआ, एकदम डिफरेंट हो गया और रिपोर्टर्स के एडिटर आए। आप एरिया भी रगड़ने को तैयार थे ना शेखर, यहाँ पर ये लोगों को बताना जरूर। ये जो है ना, ये सारे बैठे हैं, ये चांद सितारे देखते हैं कि सीधा मैं स्क्रीन पर आऊंगा, मैं या तो एंकरिंग कर रहा हूँ या मैं जबरदस्त कोई स्टोरी ब्रेक कर रहा हूँ। ये इतना आसान खेल भी नहीं है, ये जर्नलिज्म तपस्या भी है। देखिए एरिया घिसनी पड़ती है और रिपोर्टर बनना पड़ता है हर किसी को। रिपोर्टर का मतलब है क्यूरियस रहो, हर चीज में सोचो कि गड़बड़ क्या है, प्रभु चावला जैसा दिमाग, राइट? बाकी नहीं, दिमाग, बाकी इतना फेमस नहीं बनना। और दूसरी चीज ये है कि किसी चीज में शर्म नहीं है। हमको बिल्कुल बेशर्म होना चाहिए। मैं बल्कि बड़ा गलत एग्जाम्पल है पर मैं यूज करता हूँ कि वी शुड बी लाइक हिजड़ास, कि सुबह जाके किसी दरवाजे पे खटखट कर दिया और वो जो दरवाजा खोले तो उसको कुछ दिखा दो जिससे वो एम्बैरेस हो जाए, घबरा जाए। हमें कोई एम्बैरेसमेंट नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो वीआईपीफिकेशन ऑफ जर्नलिस्ट है, ये खराब बात है। मैं आपको बताऊंगा कि जो CISF है दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट पे, उन्होंने एक फिल्म बनाई है। कभी आपको जब वो पैट डाउन करेगा तो आप पूछ लेना, शायद दिखा दें आपको, कभी दोस्ती हो जाए, कि जो VIP कल्चर के लोग आते हैं उनसे कैसे डील करना है, जो कहते हैं मेरी तलाशी क्यों ले रहे हो। उसमें 3 टीवी के प्रोमिनेंट एंकर हैं, तीनों हिंदी के हैं, और उनमें से एक कह रहा है कि अरे मैं तुम्हारी ट्रांसफर चिदम्बरम को बोल के मणिपुर करा दूंगा। और वो ऑफिसर सब इंस्पेक्टर कह रहा है कि अरे साहब आप क्या कह रहे हैं, चिदम्बरम साहब तो खुद आते हैं अपने आप को पैट डाउन करा के जाते हैं। उनमें से एक जो पत्रकार है, मैं यहाँ पर बता दूं, यूपी इलेक्शंस कवर कर रहे थे 2012 में विधानसभा, उनकी धर्मपत्नी आई हुई थी बनारस के नज़दीक, एक जो इलाहाबाद के नज़दीक जो एयरपोर्ट है वहाँ पहुँच गए, CISF वालों से बदतमीज़ी की। CISF वाले ने उठा के पटका, जूता उसके सर पर रखा और बंदूक तान दी। तो ये तो और ये इससे भूल जाते हैं कि सब कुछ कैमरा है आजकल। आजकल सब CCTV, हमारी लाइफ सब अगर CCTV भी नहीं है तो हमारे BRB भी हम एक दूसरे को स्टिंग करने लगेंगे। अब तो केजरीवाल ने कह दिया कि एक दूसरे को स्टिंग करो, और वो एग्जाम्पल भी सेट करके दिखा रहे हैं सब। नहीं, आशुतोष कल मुझे कह रहे थे, राजेश गर्ग से जो बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का हवाला चलने लगा। वो खुद स्टिंग करते घूमते हैं, उनका स्टिंग हो जाए या वो सार्वजनिक हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का सबसे बड़ा खतरा मैं समझता हूँ इस टाइम जर्नलिज्म को, ये VIP कल्चर है हमारे अंदर। हमको ये नहीं भूलना चाहिए कि अल्टीमेटली हम जर्नलिस्ट ही हैं। जब तक आप जर्नलिस्ट रहोगे आपको कोई रोक नहीं सकता, आप आगे बढ़ते जाओगे।
जिस दिन आप, जैसे हम एडिटोरियल राइटर्स भी होते हैं, दो कैटेगरी होती है, एक तो होते हैं थिंकर जो सोच रहे हैं, और जो अल्टीमेट, एक तो पहले होता है एनालिस्ट, फिर थिंकर, और एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसको मैं बोलता हूँ थॉटर। तो थॉटर इज समबडी हु हैज थॉट एवरीथिंग थ्रू। उसके पास ऑलरेडी हर चीज का नुस्खा है कि जो बीमारी है 2 क्रोसिन खा लो और 1 एंटीबायोटिक खा लो। तो उससे बचना चाहिए, बहुत जरूरी है ये। मृणाल, आपका गुरु मंत्र क्या होगा? मेरा गुरु मंत्र है कि आप लोग भाषा पर ध्यान दीजिए। देखिए, पेंटर जो है वो पेंटिंग बनाता है, ब्रश धो के रैग को धो करके रख देता है, पेंटिंग ही बोलती है। लेकिन आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं उसका शरीर भी भाषा है और उसकी आत्मा भी भाषा है। और मुझे ये देख के बहुत अफसोस होता है कि न हिंदी में न अंग्रेज़ी में भाषा को लेकर के हमारे युवा लोग बहुत सजग हैं। अच्छी भाषा कैसी बोली जाती है, रवानगी भरी हुई हिंदी, रवानगी भरी हुई अंग्रेज़ी कैसे बोली जाती है, सही उच्चारण और ये हिंदी में ज़्यादा है शब्दों का किया जाए। नहीं, अंग्रेज़ी में भी काफ़ी है, लेकिन हिंदी में हाँ काफ़ी खटकता है, क्योंकि हम लोग, मैं कम से कम हिंदी ज़्यादा अच्छी तरह से जानती हूँ। उर्दू के शब्दों में कहीं पर भी कोई शीन काफ दुरुस्त नहीं है। हिंदी बोल रहे हैं तो उसमें भी लंगड़े और स्टीरियोटिपिकल वाक्य बन गए हैं कि ये बहुत बहुत हो रहा है। अरे बहुत बहुत कहने की क्या ज़रूरत है, एक बार कहिए बहुत। थोड़ा सा शब्द स्फीति और आडंबर से बचिए, सीधी सच्ची सटीक भाषा सीखिए। मैं तो हमेशा प्रिंट में भी अपने युवा सहकर्मियों से कहती थी, जितनी भारतीय भाषाएं सीख सको सीखो, क्योंकि एक भाषा दूसरी भाषा को फिर सींचती है। अच्छा, तीसरी चीज़ ये है कि हमारे यहाँ हिंदी कैसे बनी? हिंदी बोलियों से बनी है। हिंदी एक कैचमेंट एरिया है, हिंदी का अपना कोई अलग से अस्तित्व नहीं है। वो एक कैचमेंट एरिया है जिसमें अवधी भी है, ब्रज भी है, मैथिली भी है, भोजपुरी भी है, मगही भी है। तो बोलियों की भी जानकारी होनी चाहिए। जब चुनाव हो रहे थे तो बनारस की कवरेज के लिए जत्थे के जत्थे पहुँचे हुए थे। बहुत कम लोग थे जो अच्छी तरह से पूरबिया भाषा को समझ पा रहे थे या बोल पा रहे थे, या उनकी हिंदी में पूरब और पछाह की हिंदी का अंतर दिखता था। मुझे लगता है कि एक दर्जी को भी अगर आप कपड़ा दीजिए, वो उसको तभी धूप में ले जाके देखेगा, फिर उसको उसका फॉल देखेगा, उसकी बुनाई देखेगा। हम लोगों में ये उत्सुकता भाषा को लेके क्यों नहीं है? साहित्यकार होने से भाषा का महत्व नहीं होता है, मीडिया के लिए भी भाषा का उतना ही बड़ा महत्व है। प्लेकार्ड आप उठाए हुए हैं, उसमें गलत हिज्जे लिखे हुए हैं। तमाम टेम्पो चल रहे हैं शहर में, माँ का आशीर्वाद, आशीर्वाद में रेफ कहाँ लगेगी? व के ऊपर लगेगी, आप श के ऊपर लगा रहे हैं। नीचे स्क्रिप्ट चल रही है, उसमें गलत सलत हिंदी की भरमार है। ये खटकता है। अच्छे म्यूज़िक, अच्छे संगीतकार अगर एक भी स्वर गलत लगता है तो कराह जाते हैं। मेरी भी आत्मा कराहती जब मैं गलत सलत हिंदी और अंग्रेजी सुनती। चिराग, आप क्या संदेश? वैसे मैं आपको ये बात बताऊंगा, इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि पहले हिंदी को और उर्दू को भारत में बॉलीवुड ने बचा के रखा हुआ है, और अब आगे उसको बढ़ाएगा हिंदी न्यूज़ चैनल्स। अब मेरी भी वोकेबुलरी बेटर होगी हिंदी न्यूज़ चैनल सुन सुन के। 2 शब्द मुझे बड़े पसंद आते हैं, खास करके जब मेरे कुत्ते बिल्ली आपस में लड़ाई करते हैं। एक जूतम पेजार और एक कल से सुन रहा हूँ मैं आम आदमी पार्टी के संदर्भ में सिर्फ फुटअव्वल। सिर्फ फुटअव्वल, इंग्लिश में ऐसा कुछ नहीं है। चिराग, देखिए, मेरा अनुभव यहाँ बैठे हुए तमाम पैनलिस्ट से बहुत कम है। मेरा कैरियर भी अगर आप देखें तो अभी बहुत छोटा रहा है। तो हकीकत में मैं आपको कुछ यहाँ पे प्रवचन दूँ, मैं आपको कुछ ज्ञान दूँ, उसका अनुभव ही नहीं है पहली बात तो मेरे पास, और दूसरा आप सबको ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है आप सब लोग अपने आप को अच्छी तरीके से जानते हैं। जिसमें आप यकीन रखते हैं बस उस चीज़ को कीजिए, लगातार निरंतर अपने आप से सवाल कीजिए। ये एक चीज़ है जो मैंने बचपन से की है, हमेशा अपने से खूब सवाल किए हैं। हर वो जिज्ञासा जो मेरे मन में उठती है उसको मैंने सवाल के रूप में अपने घर वालों के सामने, अपने रिश्तेदारों के सामने, अपने दोस्तों के सामने, अपने सामाजिक लोगों के सामने मैंने उनको सवालों के तौर पे रखा है कि ये ऐसा क्यों है, इसको ऐसा क्यों नहीं कर सकते, इसको हम ऐसा क्यों नहीं बदल सकते, इसको ऐसा ही अपनाना क्यों ज़रूरी है। सनराइजेस इन द ईस्ट हम सब जानते हैं, बट उसको मानिए तब तक नहीं जब तक कि उसका आपको साइंटिफिक, आपको उसका प्रमाण नहीं मिले। तो हर उस बात को जिस पे आप यकीन रखते हैं, जो आप जानते हैं, मानते हैं कि सही है, उसको दिल से अपनाइए और ईमानदारी से कीजिए। अनुराधा,
वैसे तो मैं आप सबसे बात करती रहूँगी ओवर द 3 days, लेकिन जो सबसे अहम और जिसे कह सकते हैं इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि आपको निडर होना चाहिए। और संजीव जी ने यहाँ पर तटस्थता की बात की थी, वो नहीं, निष्पक्ष होना अलग बात है और तटस्थ होना अलग बात है। हमेशा निष्पक्ष रखना चाहिए, मतलब हर की बात आप सुनेंगे और करेंगे वही जो आपको सही लगता है। आप ये नहीं कि अपनी जगह को, ज़मीन को छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि जी मैं तो तटस्थ हूँ, कोई आके पानी मेरे ऊपर डाल दे, ये नहीं। और लड़िए, अपनी आवाज़ को हमेशा बुलंद करके रखिए और लड़िए। जब तक आप लड़ के अपनी जगह नहीं बनाएंगे तब तक आप आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन उस लड़ाई में, लड़ाई किस चीज़ की होनी चाहिए? सिर्फ तलवार की नहीं, तलवार की जो शमशीर होती है उसकी भी लड़ाई होनी चाहिए। उसकी आपके अंदर में वो उतना सब कुछ होना चाहिए आपके, जैसे मृणाल जी ने बोला, शेखर ने बोला, अगर आपके अंदर वो सब नहीं है, आपने अपने आप से क्वेश्चन नहीं किया, आपने अपने आप को जिसे कहते हैं वेल वर्स नहीं किया है, तो आप लड़ नहीं पाएंगे। तो बी अ जनरल बट गो टू द वॉर एंड विन द वॉर एंड कम बैक। तो यहाँ पर गुरु मंत्र मिल गए हैं। एक आखिरी सवाल, लैंप लाइटिंग करनी है हमें, आप एक सवाल पूछना चाह रहे थे। मैं खुशदीप सहगल न्यूज़ 24 वेब डिवीज़न से हूँ। मेरा सवाल शेखर जी और मृणाल जी से है। जब किसी राजनेता पर आरोप लगता है तो हम उसे कहते हैं, जैसे भ्रष्टाचार का आरोप लगे तो वो इस्तीफा दे दे। जब किसी बड़े पत्रकार पर ऐसा आरोप लगा तो वो जब तक जांच में क्लियर क्यों नहीं हो जाता, वो क्यों नहीं हटता? मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ, मैं शेखर जी और मृणाल। आप देखिए कि अभी आपने रिसेंटली देखा कि 3-4 पत्रकारों पर कोई बड़े आरोप नहीं थे कि किसी ने एक दिन के लिए गाड़ी ली, वो रिपोर्टर ने, एक एडिटर ने एक हफ्ते के लिए गाड़ी ली, तीनों को नौकरी से निकाला गया, तीनों ने रिजाइन किया। इतना किसी और प्रोफेशन में नहीं होता है। लेकिन आप इस बात से सहमत हैं कि आप किसी भी राजनेता के ऊपर कोई भी आरोप लगाएं और बोलें कि तुम पहले रिजाइन करो, जो आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल का, अपनी जांच करा लो जी, राइट? अरे जांच किससे, कोई बात हो, प्रीमा फेसी केस होना चाहिए ना। ये थोड़ा कि मेरे हिसाब से आप चोर हैं और आप चोर नहीं है तो जांच करा लो, तब तक आप बाहर बैठ जाओ। ऐसे नहीं होता है। ये कोई ये फैशिज्म नहीं है यहाँ पे। तो किसी को आप उसके सिर पे डंस कैप लगा दें और बोले कैपिटलिस्ट रोडर है, मुंह पे काला फेर के और पत्थर मार के उसको मार दें, या जनता से पूछें गिल्टी है कि इनोसेंट है। ऐसे नहीं होता है। रूल ऑफ लॉ है यहाँ पे। तो पत्रकारों पर आरोप लगाना बड़ा आसान होता है। अब पत्रकारों पर आरोप आप कुछ भी लगा सकते हैं। आप किसी के साथ मिले हुए हैं, आप किसी के चमचे हैं। मेरे ऊपर तो ये भी आरोप लगाया गया कि आपको सैलरी बहुत मिलती है। अरे भी वो आरोप मेरे ऊपर है, मेरे एम्प्लॉयर्स के ऊपर है। उनको पूछो क्यों देते हैं इतना, या मैं कुछ करता होऊंगा। तो ये आरोप लगाने से सिर्फ कहना, आरोपों के ना राजनीति ठीक है और ना आरोपों का मीडिया ठीक है। क्योंकि देखिए जैसे कई युवा पत्रकार हैं वो कईयों को अपना आइकन मानते हैं, तो हमने नीरा राडिया केस में देखा ये कि वो उसके बावजूद कुछ हुआ नहीं था वहां पर। नहीं, देखिए आप गलत बोल रहे हैं। नीरा राडिया केस में 5 पत्रकार जो उभर के आए, जिसको मैं इंग्लिश में कहता हूं इन वेरियस डिग्रीज ऑफ इंडिस्क्रेशन, राइट? उनके 5 का अलग अलग है। एक आदमी ने कुछ खबर बदली या इंटरव्यू पूछा कहने से, राइट? एक आदमी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए सुप्रीम कोर्ट फिक्स कर देता हूं, किया नहीं पर उसने कहा मैं कर सकता हूं। एक इंसान ने कहा कि अरे मैं वो बोल दूंगा, मैं भी वो बात कर ली, मैंने प्रधानमंत्री से अभी मैंने बात कर ली, 10 जनपद से मैं ये इसकी अपॉइंटमेंट करवाने वाले हूँ। एक किसी ने, जो हमारा एक कोलीग था, MK वेणु का नाम ले सकता हूँ क्योंकि वो तो इनोसेंट है, उस बेचारे ने वो किया कि अपने कोलीग्स के बारे में उल्टा सीधा बोला। मुझे बताइए कौन सा ऐसा पत्रकार है जो अपने कोलीग्स के बारे में उल्टा सीधा नहीं बोलेगा? हमारा काम ही है। अच्छा बोले तो मैं कहूँगा क्या चक्कर है, राइट? तो 5 आदमी डिफरेंट स्टेजेस में पकड़े गए और 5 ने एक ना एक तरह से सफर किया। एक वीर सांघवी ST छोड़ा, प्रभु चावला चाहे थोड़ा समय लगा लेकिन इंडिया टुडे छोड़ा, शंकर अय्यर इंडिया टुडे छोड़ा। अब मैं नहीं बताता कैसे छोड़ा, क्यों नहीं छोड़ा, क्योंकि मैं थोड़े दिन इनसाइडर था। बाद में बरखा दत्त को आके माफ़ी सबके आगे मांगनी पड़ी, अपनी चैनल पे ही अपनी इंक्विजिशन अलाउ करनी पड़ी, बार बार कहना पड़ा इट वॉज ए स्टूपिड थिंग, इट वॉज ए स्टूपिड थिंग, इट वॉज ए स्टूपिड थिंग, इट वॉज ए स्टूपिड थिंग। आप बताइए कि देश में कौन सा ऐसा राजनेता है
जिसने 5 बार आके 10 बार आके टीवी में बोला होगा इट वॉज ए स्टूपिड थिंग, आई शुड नॉट हैव डन इट, उसके खिलाफ करप्शन का या क्विड प्रो को का कोई एलिगेशन नहीं था, इम्प्रोप्राइटी जरूर थी। लेकिन अब दूसरी साइड इसकी देखिए कि नीरा राडिया दिल्ली में कम से कम 100 जर्नलिस्टों से बात कर रही होंगी, या 200 नहीं तो 100 में से आप सोचते हैं कि जिसने ये रिकॉर्ड किए सिर्फ ये 5 फोन कन्वर्सेशन रिकॉर्ड किए थे, वो सारे कन्वर्सेशन रिकॉर्ड हुए थे ना, तो 100 में से 95 तो ठीक ठाक थे। हाँ। तो इसको, इस उदाहरण को यूज करके ये कहना कि सब बिके हुए हैं और सब मिले हुए हैं, और खास करके जर्नलिज्म में ये कहना, ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बात है और सेल्फ फ्लैजिलेटिंग बात है। मैं कहूँगा कि 99% से ज्यादा जर्नलिस्ट ईमानदार है, और खास करके यंग जर्नलिस्ट बिल्कुल ही ईमानदार है। हम तो एक दूसरे पर इतनी नजर रखते हैं। वी आर अ वेरी प्रोमिस्क्यूअस सोसाइटी। नहीं, हम तो एक दूसरे के बारे में सब पता है हमें। कौन सी गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी बदल गई, किसके कपड़े बदल गए। लेकिन और इसमें कोई गलती भी करता है पत्रकारिता में तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसने करप्शन से करी होगी या ये पॉलिटिक्स में जाना चाहता है। मैं मानता हूँ ये 4-5 लोगों ने गलत एग्जाम्पल सेट किया है, पर मेरे हिसाब से ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल उन लोगों ने सेट किया है जो कि राज्यसभा सीट्स ले गए, राजदूत बन गए, उसके बाद भी एडिटर्स गिल्ड के नेता बने बैठे हैं, उसके बाद भी मोरालिटी का ठेका लेके बैठे हैं, उसके बाद भी पूछते हैं बाकी आजकल के यंग लोगों को सैलरीज इतनी क्यों नहीं मिल रही हैं। आप देखिए, मैंने एक काम किया इंडियन एक्सप्रेस में, अगर मैंने कुछ भी किया कि इंडियन एक्सप्रेस की सैलरीज इतनी इंप्रूव करी कि वो आज मीडिया में किसी भी प्रिंट से आगे हैं। वहां से पत्रकार छोड़कर जाने को तैयार कोई जाने को तैयार नहीं। और ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जहां रामनाथ गोयनका कहते थे कि अगर मेरे पास कोई रिपोर्टर काम करता है तो उसे मुझे पैसा देना चाहिए क्योंकि मैं उसको इतनी आजादी देता हूं। रामनाथ गोयनका के नाम में हमने अवार्ड शुरू किए, 2.5 लाख रुपए पत्रकारों को देने शुरू किए। तो मैं हमेशा मजाक करता था विवेक गोयनका से कि अगर रामनाथ जी वापस आ गए तो मेरे को तो जूते मार मार के मार देंगे कि कमबख्त मेरे नाम से तो जर्नलिस्टों को पैसे दे रहा है। तो ये कहना कि जर्नलिस्ट सिर्फ भूखा नंगा रहे और जर्नलिस्ट का फेवरेट डिजीज कब्जी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, ये बात ठीक नहीं है। और ये कहना कि गलती है, इंडिस्क्रेशन है, करप्शन है, ये भी ठीक नहीं है। और ये कहना कि 5 आदमी की इंडिस्क्रेशन, वो भी वेरिंग डिग्रीज की, दिखाती है कि सब बिके हुए हैं, ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि ये हम गलत लोगों के हाथ में खेलते हैं इस तरीके से, क्योंकि हम अपनी जो जेलसी है, एनवी है, उसको साथ में जाने देते हैं। फिर हम सोचते हैं जो भी सक्सेसफुल है उसने ऐसे ही कुछ किया, कोई खेल किया, उसने ऐसे ही कुछ किया है। तो यहाँ पर गुरु मंत्र मिल गया है। देखिए, चिराग पासवान आपको साफ बता रहे हैं कि क्यूरियस रहो, जिज्ञासा होनी चाहिए, जानने की चाहत। ये पत्रकारिता नहीं कर पाओगे अगर आप क्यूरियस नहीं है। मृणाल पांडे कह रही हैं कि भाषा जो है, भाषा का ध्यान देना होगा, उस पर तवज्जो तरजीह आपको देनी होगी। अनुराधा प्रसाद का कहना है कि आपको निडर होना होगा, लड़ाई के लिए तैयार रहो, घबराने का खेल नहीं है ये पत्रकारिता। घबरा जाओगे, जो डर गया सो मर गया। और शेखर गुप्ता जो कह रहे हैं, इन्होंने हिजड़ा शब्द इस्तेमाल किया, मैं इसको नंगा कह देता हूं। आपको नंगा होना पड़ेगा। नंगे आदमी से हर कोई डरता है कि ये कोई ना तो कुछ लेगा, ये खबर निकाल के जाएगा, ये किसी प्रलोभन में नहीं आएगा, और इसके पास जानकारी भी है। इन 4 चीज़ों को अगर आप जोड़ के रखेंगे तो आई थिंक यू विल हैव अ ब्राइट करियर अहेड। और अब चारों खास मेहमानों से मेरी गुजारिश है कि हम लैंप्स को अब लाइट करते हैं। थैंक यू संदीप। उम्मीद करती हूँ यहाँ मौजूद सभी स्टूडेंट्स को खूब सारा फूड फॉर थॉट मिला होगा। अब हम सभी साक्षी होने जा रहे हैं आज के उन महत्वपूर्ण पलों से जब आइजोम्स के इस मंच पर सम्मानित करेंगे आज के मेहमानों को। लेकिन इसे आरंभ करने से पहले वक्त है पत्रकारिता के आकाश में आप सभी विशिष्ट पत्रकारों के द्वारा अलग जलाने का।
Thank you all the esteemed guests. We would like Anuradha ma'am to start with the felicitation ceremony. On behalf of ISEMS and BAG Network, I'd like to thank Mrinal ji, Shekhar and Chirag Paswan. इस साल से ISEM की तरफ से हम एक जिसे कह सकते हैं कि एक नई शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें ऐसे दिग्गज पत्रकारों को हम हॉल ऑफ फेम की एक शुरुआत कर रहे हैं। उसमें उन लोगों को, उन नाम को जोड़ा जाएगा जिन्होंने जिनका कंट्रीब्यूशन पत्रकारिता की तरफ से बहुत है और उन्होंने इसकी जो पत्रकारिता की अलख है उसको जगाए रखा है। तो आज का जो ये फर्स्ट हॉल ऑफ फेम जो है वो BAG नेटवर्क की तरफ से शेखर गुप्ता जी को दिया जा रहा है। और शेखर, मैं आपकी आभारी हूँ कि आप यहाँ आए और आपने इसको स्वीकार किया है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी मृणाल जी से कि वो शेखर को ये हॉल ऑफ फेम दे। I would like to read this felicitation. BAG Network 24 proudly honors Shri Shekhar Gupta, the name that proves journalism is not a job for the weak-hearted. A charismatic journalist who with his mere presence portrays amplified credibility, courage that astonishes, and an attitude that makes him a rarity. To say he is an excellent editor might be an injustice to his credentials. The one who never compromises, never fears, and has unbeatable fairness and professionalism. His work is an embodiment of his fearless attitude and persistence for the truth. Dedicated on this 12th May of March 2015, Hall of Fame. News 24 and BAG Network. देखो जी, मेरा वेट है 73 किलो, उसके ऊपर कुछ हो रहा है सर। ठीक है, चलो। अगर नहीं हुआ तो बाद में कर देंगे, थोड़ा कंसिस्टेंसी से एक हाथ कर लीजिए। जैसे लोग वो दुल्हन मेहंदी लगा के खड़ी होती है ना, हल्दी सेरेमनी। चिराग पासवान जी, मैम वुड लाइक।
Thank you, Chirag Paswan. It's a small token from IZOMS and BAG24. थैंक यू मृणाल पांडे जी, आपने समय निकाला, इतने अच्छे टिप्स दिए बच्चों को. थैंक यू मैम. एक बात कहना चाहता हूं, मृणाल जी बड़ी घबरा रही थी कि मैं कोई लंबी एक्सेप्टेंस स्पीच ना दे दूं, तो मैं इनके कहने से नहीं दे रहा हूं लंबी स्पीच. आप तो सुनना चाहते थे मुझे, लेकिन अनुराधा जी ना सिर्फ मेरी बहुत पुरानी दोस्त हैं, और ना सिर्फ ये कि इनका भतीजा और हमारी बेटी भी दोस्त हैं, साथ पढ़े थे एशियन कॉलेज ऑफ जर्नलिज्म में, और तो गहरी दोस्ती है, लेकिन ये मेरी टीवी पर मेंटर भी हैं. तो मेरे टीवी में जब पहली बार कुछ एंकर किया था, शो किया था, वो इन्हीं के साथ किया था. उस शो का नाम था फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ. तो आप इनसे ही सीख रही हैं, आपका भी फ्यूचर ब्राइट है. जब हमारे जैसों को उन्होंने टीवी पर्सनैलिटी बना दिया तो किसी को बना सकती हैं. थैंक यू. थैंक यू शेखर. बट जस्ट ऑन अ लाइटर नोट, जब व्हेन वी लॉन्च द फ्रॉम द हॉर्सेज माउथ, उसके थोड़े दिन के बाद शेखर बहुत बड़ी टीवी पर्सनालिटी हो गए और मुझे उस शो को कंटिन्यू करना पड़ा.